नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खराज सौदा में। मुंबई से मैं हूं प्रियंका और डिम्पी और अभिषेक मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से होंगे। अगले 2.5 घंटे हम बात करेंगे कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स को नजरअंदाज कर इंडियन मार्केट्स जैसा से अपनी चाल चले जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, बॉन्ड यील्ड पर फिर से आपको प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में आप सेशन देखें, कल भी एक बेहतरीन सेशन था। एफआईएस की भले ही छोटी बाइंग हो, लेकिन एटलीस्ट बाइंग आई है। स्टॉक फ्यूचर में प्लस किया है उन्होंने। इन सब माहौल के बीच में कौन से सेक्टर्स जिस तरह की चाल दिखा रहे हैं, पीएसयू स्पेस, क्या वहां मौके होंगे या फिर अर्निंग्स लेड बैंक या फाइनेंस वहां मौके होंगे? सारी बड़े ट्रिगर्स को एक बार, 4 बड़े ट्रिगर्स को एक बार नोटिस करते हैं और उसके बाद फिर एक एक कर ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे इन स्पेसेस को। पहला तो यूएस मार्केट्स, जिस तरह से हमने देखा कि थोड़ा सा दबाव आपको दिखा, बहुत बड़ा दबाव नहीं, लेकिन अब डाउ फ्यूचर्स भी आपको नीचे दिख रहे हैं कल, क्योंकि नवंबर में एक जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग होनी है, अब एंटिसिपेशन ऐसी भी आ रही है। कुछ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट भी वहाँ पर रिटेल सेल्स के थोड़े से कमज़ोर थे, तो इस वजह से भी एक इस एंटिसिपेशन को बाजार शायद इसी एंटिसिपेशन में थोड़ा गिर रहा है, क्योंकि अब बॉन्ड यील्ड की फेड एक रेट हाइक और कर सकता है। बॉन्ड यील्ड 4.8 के ऊपर है, तो इस पर नजर होगी। थोड़ा ब्रीफली भी डिस्कस करते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में क्या डेवलपमेंट्स है। लेकिन यहाँ जो बड़े नंबर्स आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस के नंबर्स लार्जली इन लाइन थे। बाजार बहुत हद तक डिस्काउंटिंग कर चुका था और 30% की ग्रोथ क्वार्टरली अपडेट्स में एक महीने काफी हद तक की क्लैरिटी दे रही थी। लेकिन कहाँ कहाँ और मौके होंगे? एल&टी टेक के भी नंबर्स आए हैं, कहाँ अच्छे सेट ऑफ नंबर्स है, कहाँ पर इन लाइन थे और कहाँ थोड़े वीक नंबर्स थे। इन सब में आपके लिए ट्रेड स्ट्रैटेजीज ढूंढेंगे। आज जो नंबर्स आने हैं, बजाज ऑटो के नंबर्स आने हैं, विप्रो के, इंडसइंड बैंक के, उन पर क्या ट्रेड बनता है, और साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें। कैबिनेट की बैठक होनी है, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए रबी एमएसपी बढ़ने की उम्मीद, ये सारी बातें भी हम इन द शो लेकर आएंगे। तो चलिए, ये तो रहे 4 बड़े ट्रिगर्स, लेकिन एक एक कर पहले मार्केट्स को डिस्कस करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को। अभिषेक, इनफैक्ट आज पहले घरेलू मार्केट से शुरुआत करते हैं। डिम्पी, क्योंकि कल बाजार में एक अच्छा सेशन तो था, कुछ पॉकेट्स थी, बहुत ही वाइब्रेंट थी, भले छोटी क्वांटम हो। आप बार बार कल क्लोजिंग में भी कह रहे थे, मैं ये देखना चाहूंगा कि एफआईएस की बाइंग आ रही या नहीं आ रही। छोटी बाइंग है, लेकिन एक्शन काफी दिख रहा है, एटलीस्ट स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में। क्या क्या की पॉइंट्स थे जो आपने नोटिस किए? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने ये बात बोली थी, 3-4 बार बोली थी कि मैं एफआईएस की बाइंग जरूर देखना चाहूंगा। वो बाइंग आई है, लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि क्वांटम से ज़्यादा नहीं आई है। सिर्फ एक इंडेक्स स्टॉक्स फ्यूज ऑप्शंस का डाटा को छोड़ दें तो ज़्यादातर चीज़ों में बाइंग आई है। मैं एक एक करके ना 10 पॉइंट आपके सामने रखूंगा और 10 पॉइंट्स को क्लियर भी कर दूंगा, ताकि बाजार का मोटा मोटी आकलन आपको पता लग जाए। पहला पॉइंट है 19,850, कल का हाई, कई दिनों का रेजिस्टेंस। आज का पार होगा नहीं होगा, ये फिर से एक मुद्दा रहेगा जिस पे डिबेट भी हो सकती है कि 850 हम पार करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए जब तक 850 पार होता नहीं ना, इस तरह की खबरें आती रहेंगी कि वहाँ पे हमला हो गया, बाइडेन साहब इजराइल आ रहे हैं, क्रूड ये हो गया, फलाना हो गया। तो जब तक आप 850 नहीं लाएंगे ना, तो डर नहीं बैठेगा बाजार में जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। तो इसलिए उसकी वेट कीजिए। 44,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इसके ऊपर ट्रेड भी करके गए, बट क्लोज नहीं करके गए, तो क्लोजिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क होता है। तो इसलिए दोनों के लेवल्स हमको चाहिए, 850 निफ्टी का चाहिए, 44,500 बैंक निफ्टी का चाहिए। ये अगर आपको दोनों लेवल्स याद हो जाएं, उसके बाद अपनी धीरे धीरे करके पोजीशंस को बढ़ाइएगा। अदरवाइज पोजीशंस को थोड़ा कम रखें और हल्के हाथ से काम करें, तो आप इस मार्केट को काफ़ी इंजॉय करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अभी तक मेरे को कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जिससे मार्केट को डिस्टर्बेंस हुई हो या मार्केट का मूड खराब हुआ हो। टीसीएस के, इन्फोसिस के, एचडीएफसी के, कल जब नंबर आया बजाज फाइनेंस के, किसी के भी नंबर्स में मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि मार्केट का मूड खराब हो। एक्साइटमेंट भी नहीं है, तो इसलिए बाजार के पास एक्साइटमेंट और मूड ना खराब होने का एक एरिया चल रहा है। वो एरिया मैंने लेवल्स में मोटा मोटी आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट, एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग कितनी हुई है? ये करीब 1% बढ़ी है। कम से कम 5-7% तो बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ी है। तो मेरे लिए एक पॉइंट और है, कंसर्न तो नहीं है बट एग्रेशन भी नहीं है। इसलिए मैं आज बहुत एग्रेसिव होकर फिर से काम नहीं करूंगा। मैं जब तक 850 पार नहीं होगा, मैं ऑप्शंस तो लूंगा ही नहीं। और मैं ये रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा कि आप भी मत लेना जब तक हम 850 को पार नहीं करते हैं। दूसरी बात, कल के जब आपने डाटा देखिए कल एफआईएस के, तो स्टॉक्स ऑप्शंस का नंबर कम था। 8,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर नंबर आया बाय का। ठीक है, ये नंबर इतना भी खराब नहीं है, लेकिन एक दिन और औज मिल जाए और 850 के ऊपर आज हम क्लोज कर जाएं, तो फिर आप कल गैप के साथ भी खोल सकते हैं। और एक पॉइंट में सारी बात बोल दूं कि इस समय कोई खास बड़ी दिक्कत मार्केट में डाटा के फ्रंट पे तो नहीं दिख रही है।
आगे सरकारी कंपनी का जो री रेटिंग होनी है वो जारी है। आज भी आप कई सरकारी कंपनीज देखेंगे, उसमें से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ध्यान रखेगा, ये सब री रेटिंग के कैंडिडेट हैं जो ठीक चुनावों से पहले हो रहे हैं। एक और पॉइंट, इजराइल की बात चल रही है, आपने स्टार्टिंग में इजराइल वाली बात भी बताई, हेडलाइंस में पड़ी है। देखिए इजराइल के अंदर ईरान और यूएस की क्या भूमिका होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध तो चल ही रहा है, ये सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूएस और ईरान का भी रुख साफ नहीं है। एक बार और क्लियर हो जाए तो पता लगेगा। आज बाइडेन साहब इजराइल पहुंच ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्रूड 95 से लेकर $98 तक डिस्काउंटेड है। आप इसको ऐसा मत मान के चलिए कि 92 हो गया तो बाजार गिर जाएंगे। बॉस 85 से लेके 92 हैं, बाजार चले हैं, गिरे नहीं हैं। और सिर्फ भारत का नहीं बल्कि देश भर के, दुनिया भर के जो बाजार हैं वो सब के सब चल रहे हैं। तो 95 98 तक डिस्काउंटेड है, इसके ऊपर गया तो फिर दिक्कत आएगी। ये ब्रेंट क्रूड का चार्ट भी हमने आपके सामने रखा। दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आने पर ही ग्लोबल टेंशंस कम होंगी। बजाज फाइनेंस के नंबर्स ठीक हैं, मार्केट के उम्मीद के मुताबिक हैं। इंडसन, बंधन और साथ ही आज बजाज ऑटो के नंबर्स पे मार्केट थोड़ा रिएक्शन दे सकता है, बट ये स्टॉक स्पेसिफिक होगा। ये इंडेक्स से जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा शेयर नहीं है जो इंडेक्स को हिलाने की कैपेसिटी रखता हो। और एक और बात, कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे, डीए दिया जा रहा है, डीए बढ़ाया जा रहा है, दिवाली से पहले अमूमन होता है, चुनावी साल है, तो कंजम्पशन वाले जो शेयर्स हैं ना, इस खबर के साथ कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। ये मोटा मोटी मार्केट का डोमेस्टिक फ्रंट पर नजरिया है जो हमने आपके सामने रखा, क्योंकि ग्लोबल बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिविधियां काफ़ी हो रही हैं चीन से लेकर इजराइल तक। एक बार अभिषेक से ये सारी चीज़ें हम सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। अभिषेक पॉइंट टू पॉइंट बताते जाइए। डिप्टी, देखिए ग्लोबल में अगर बात करें तो 3 चीज़ें हैं, और 3 चीज़ें मैं बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से रख देता हूं। अमेरिका में ना रिटेल सेल्स के आंकड़े आए थे और 0.3% बढ़ने का अनुमान था, लेकिन रिटेल सेल्स बढ़ के आए 0.7%। और इससे कहीं ना कहीं चिंता इस बात की बड़ी है कि अब जो अगली फेड की पॉलिसी होगी, क्या वहां पर ब्याज दरों को लेकर कुछ कमेंट्स में चेंज होगा, आउटलुक कुछ चेंज होगा, क्योंकि महंगाई ऊपरी लेवल पर है, ब्याज दरें ऑलरेडी ऊपरी लेवल पर हैं। उसके बीच में ये आंकड़े आना, इसका मतलब कि अभी भी जो लिक्विडिटी की स्थिति है वो काफी कंफर्टेबल है, उसके चलते रिटेल सेल्स के मजबूत डेटा हैं और इसने कहीं ना कहीं चिंताएं थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। डाउ को कल हमने देखा कि ऊपरी स्तर से 150 अंक फिसलकर सपाट बंद हुआ है। 10 ईयर अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.83% पर पहुंच गई है, तो थोड़ा सा ये संकट बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक आंकड़ा तो ये हो गया अमेरिकी बाजारों से। अगर हम चीन की बात करें तो चीन पर जीडीपी के आंकड़े आए हैं, Q3 के जीडीपी के आंकड़े, वो आंकड़े अच्छे आए हैं। और उन आंकड़ों को आप 2 सेंस में देख सकते हैं। एक तो ये कि कहीं ना कहीं जो फंड फ्लोज होते हैं जो अभी चाइना की तरफ नहीं आकर्षित हो रहे थे, शायद अब उधर जाएं। FIS की जो बिकवाली यहां पर चल रही थी, शायद थोड़ी सी कंसर्न्स बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज ये है कि मेटल, माइनिंग अगर चीन की इकोनॉमी सुधरती है तो इन कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन क्रूड, अगर चीन में कंजम्पशन बढ़ता है, चीन के आंकड़े अगर बेहतर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कच्चे तेल की खपत बढ़ेगी, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड का कंज्यूमर भी है, आप ये भी याद रखिए। तो कहीं ना कहीं क्रूड में हमने स्पाइक देखा भी है, $91 के आसपास का क्रूड पहुंच गया है। तो चीन के आंकड़े हो गए, तो अमेरिका के आंकड़े और चीन के आंकड़े। अब तीसरी हम बात करते हैं कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, गाजा सिटी पर बॉम्बिंग हुई है, उस बॉम्बिंग में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट रीजन में फिर से इससे टेंशन क्रिएट कर दी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाले थे, एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की बैठक होनी थी जॉर्डन, मिस्र, फिलिस्तीन के नेताओं के साथ। यह बैठक रद्द कर दी गई है और अब बाइडेन साहब सीधे अब जा रहे हैं इजराइल। हालांकि इस बॉम्बिंग को लेकर इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मतलब अपने हाथ से इनकार कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वहां पर कुछ इस्लामिक ग्रुप्स हैं जिन्होंने रॉकेट की टेस्टिंग की और उसमें ये रॉकेट अस्पताल पर जाके गिर गिरा, इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि इसकी आलोचना कर रहे हैं बाइडेन साहब, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अस्थिरता वहां से पैदा होती दिख रही है और उसका असर हम क्रूड की चाल पर भी देख रहे हैं। ओके, अब एक पॉइंट और आपके सामने रख देते हैं, वो है डेरिवेटिव्स, यानी कि F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें। मैं इसको 3 हिस्सों में रखूंगा, पहले निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी और उसके बाद शेयर्स। पहले निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के अंदर कल ताज़ा खरीदारी हुई है, काफ़ी दिनों के बाद कल ताज़ा खरीदारी निफ्टी के अंदर होती हुई दिखी है। लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपको डोमेस्टिक फिगर्स के साथ साथ में बता दिए, 850। जिनके पास निफ्टी है क्या उनको होल्ड करके रखना चाहिए? उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। 500, 600, 700 जहां आपका कंफर्ट लगे स्टॉप लॉस लगा लो। आप बहुत छोटे स्विंग ट्रेडर हैं, 700 लगाओ, थोड़े डीप हो 600 लगाओ, महा डीप हो 500 लगाओ।
ये नहीं जाने वाली अभी जल्दी जल्दी। आपका रास्ता खुलेगा 20,000 का तब जब 850 वाला हर्डल पार हो जाएगा। ये निफ्टी के अंदर है ताज़ा खरीदारी, मेरे को एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि हम इसी हफ्ते या तो नेक्स्ट वीक इसको हम पार कर लेंगे, भले इजराइल वाला मैटर अभी भी कैसे भी चल रहा हो। दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग अच्छी है, लेकिन इसने क्लोजिंग अच्छी नहीं करवाई। वह 44,500 की इसके ऊपर मिलती तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर भी मैं एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि इसके अंदर प्रीमियम है, जबकि निफ्टी के अंदर प्रीमियम गुम हो चुका है, तो इसलिए इच्छा शक्ति तो बरकरार है। आज बैंक निफ्टी का क्रिटिकल रोल रहेगा। 44,500 के ऊपर जितना समय निकालेगा ये निफ्टी का दोस्त बना रहेगा, और 44,300 के नीचे जैसे फिसल जाएगा ये निफ्टी का भी दुश्मन हो जाएगा। ये लेवल्स आप अच्छे से याद रखिए। हमने सपोर्ट में भी लिखा है 44,300 और 650 ये लिखा है ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल। जब तक ये पार नहीं होगा ये पक्के वाला दोस्त निफ्टी का नहीं बनने वाला। बैंक निफ्टी इस समय सिर्फ दोस्ती का काम करेगा। एक्चुअली लीडरशिप निफ्टी को ही लेनी होगी और वो होनी भी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप पीसीआर और विक्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको कोई बहुत बाजार महंगा या फिर अंडरटोन या फिर ओवरवेट ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, जिसको हम फेयर वैल्यूड कहते हैं। टिपिकली पीसीआर 1 के आसपास होना, वही आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और विक्स भी रेंज के अंदर है, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास। तो ये तो इंडेक्स पे बात हुई, दो स्टॉक्स कौन से होंगे जिन पर आज नजर रखनी है? देखिए, फाइनेंस के जुड़े हुए शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैनफिन होम्स है, एक बेहतरीन शेयर्स है, ये काफ़ी दिनों से रुका हुआ शेयर है और आज इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है। ये हमने जो लास्ट में आपको लोग गोल सर्कल किया है ना, ये टिपिकली प्राइस कैंडल है इसकी। ये पहले आप देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा मूव था, कल एकाएक इसके अंदर जान आई है वापस से। ये रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा, बट रेंज का भी ऊपर लेवल अभी है, तो आपको 40-50 रुपये देने की कैपेसिटी रखता है। तो कैनफिन होम्स के अंदर आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, स्लो मूवर है, रेंज का है और पार्टिसिपेट भी नहीं किया। दूसरा शेयर है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। आप यहां पर भी ध्यान रखिएगा, दो हिस्सों में आपको चार्ट दिख जाएगा। पहला एक बार डाउनवर्ड स्लोपिंग था, उसको इसने खत्म किया, सपोर्ट किया यानी कि कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक सडन राइज के साथ ये अपने टफ रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास आ चुका है। आज थोड़ा भी ये ऊपर चला गया तो इसको हम ब्रेकआउट कह देंगे, और उसके बाद ये फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको और दिखाता हुआ दिखेगा। रिस्क वो ठीक है, रिसेशन में यानी कि गिरावट में किसी तरह का फॉल इसमें हमने देखा नहीं। तो ये दो शेयर हैं, एक एग्रेसिव एक थोड़ा डिफेंसिव, यानी कि कैनफिन होम्स और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, दोनों ही फाइनेंस से जुड़े हुए शेयर्स हैं। आप इन दोनों पे ध्यान रख सकते हैं। अब मेहमान जुड़ रहे हैं और प्रियंका उनको कनेक्ट कर रही हैं। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स पर ध्यान रखते हैं हम। कैनफिन होम्स को कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए, नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है, और इनफैक्ट हमने ट्रेड पॉसिबिलिटी भी मॉर्निंग में ही डिस्कस की थी। अब आज के कौन से बड़े स्टॉक्स हो सकते हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए, आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारा पैनल तैयार है। हमारे साथ संतोष मीना है और साथ ही हमारे साथ सोनी पटनायक है। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। संतोष से चलिए शुरुआत करते हैं। संतोष, आज क्या ट्रेड सेटअप आप देख रहे हैं? क्योंकि कल भले एक पॉइंट पे 800 रेजिस्टेंस, 850 रेजिस्टेंस लग रहा था और वहां से नीचे आया भी बाजार, तो क्या एक बार फिर से 850 जैसा 850 जो लेवल है 19850 वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, या फिर एफआईज की जो बाइंग आई है, मोमेंटम जिस तरह का बाजार में दिख रहा है, इस वक्त आप लॉन्ग के कॉल्स ही इनिशिएट करेंगे? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट अभी भी क्लियर रेंज बाउंड में, अगर हम ब्रॉडर टेक्सचर देखें तो बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है। हालांकि कल का एफआईएस का डेटा काफी पॉजिटिव है, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग क्रिएट किए, शॉर्ट्स कवर किए, कॉल ऑप्शन में अच्छे लॉन्ग बनाए उन्होंने, पुट में शॉर्ट कवर किए। तो एक तरीके से डेटा बुलिश थोड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 19,800 से 850 का जो जोन है, क्रिटिकल सप्लाई जोन है, जब तक 850 नहीं निकलता रिस्क बना रहेगा कि वापस एक डिप आ सकता है। 850 क्रॉस करता है तो फिर 19,990 900 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे इमीडिएट सपोर्ट 700 से 650 के जोन में, सो और 650 ब्रेक करता है तो फिर 19,500 तक डिप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट रेंज में शुरू के 15-20 मिनट्स वेट कीजिए, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाइए। बैंक निफ्टी का जो 44,600 का रेजिस्टेंस है, वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज तीनों आ रहे हैं। तो जब 44,600 क्रॉस होता है तो फिर एक 45,000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज वापस बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ना ले, अवॉइड करे, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे। स्टॉक स्पेसिफिक दोनों साइड मूवमेंट मिल रहा है, बाय साइड की भी अपॉर्चुनिटी है और सेल साइड की भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो निफ्टी पर संतोष का ये व्यू, लेकिन अब जरा ये जान लेते हैं कि चूंकि ग्लोबल संकेत थोड़े से ना नेगेटिव हैं। क्रूड में हमने स्पाइक देखा है, $92 के आसपास का है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड ऊपर गई हैं। हमास और इजराइल के बीच युद्ध
थोड़ा सा और विद्रूप हो रहा है, थोड़ी सी चिंताएं वहां से बढ़ रही हैं। इसके बीच में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे? सोनी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी तरफ से कौन से सौदे हैं, तेजी करेंगे या फिर कुछ मंदी की भी स्ट्रेटजी है आपके पास? जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सारे दर्शकों को भी। जी देखिए, मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी क्लियर है। मेरे ख्याल से एक्सपायरी से पहले गैप अप करके वो जो 19850 का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा। तो इसी व्यू से मैं दोनों स्टॉक पिक्स बाय की तरफ रखना चाहूंगी। पहला बाय रहेगा बीईएल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने उसमें लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस भी देखने को मिला है। और सबसे अहम बात है कि 140 की कॉल ऑप्शन जो है उसमें काफी अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से हट रहे हैं और ये उसी स्ट्राइक पे है जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो उसी स्ट्राइक में से अगर वो पोजीशन एग्जिट करें, यानी कि तेजी की संकेत है। सो बीएल आप बाय कर सकते हैं। अभी करंटली 138.5 चल रहा है, आप इसी रेंज पे बाय कीजिए। छोटा स्टॉप लॉस लगा है 136 का। इसका ऊपर का टारगेट रहेगा 144 टू 146। ये दोनों टारगेट्स रहेंगे। जो मेरा दूसरा पिक है वो है इंडियन होटल्स में। इंडियन होटल्स थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा, इंट्राडे मोस्टली नहीं है होगा। इंडियन होटल्स काफी कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें मोमेंटम आने को बाकी है, बट उसमें थोड़े थोड़े बहुत पोजिशंस बन रहे हैं। बहुत एग्रेसिव नहीं, बट मेरे ख्याल से ये आज और कल तक एक पोजिशंस बनेंगे, उसके बाद मोमेंटम दिखेगी। तो इंडियन होटल्स आप खरीद सकते हैं। 418 419 इसी लेवल पे आप खरीदने की कोशिश कीजिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाए 412 और ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो 435 टू 440 रहेगा। है ना, इंडियन होटल्स हो गया और बीईएल हो गया, दो ऐसे शेयर्स हैं जो कि मोमेंटम में भी हैं और सोने ने चुन लिया। और सोने के टिपिकली शेयर मोमेंटम वाले होते हैं। गेल आपको ध्यान ही होगा, पहले रुका हुआ था, जब चला 131-32 तक भी होके आया। ये सोने ने कुछ दिन पहले दिया था। बीईएल और इंडियन होटल्स पे हम खास ध्यान देंगे। संतोष सर, आपके मैं ट्रेड पूछूं उससे पहले मेरे को आपको बधाई देनी है, वो एमएसटीसी के लिए देनी है। आपने फ्राइडे को, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, एमएसटीसी के बारे में जिक्र किया था। उस दिन तो नहीं चला वो शेयर, लेकिन नेक्स्ट यानी कि मंडे को धुआंधार ओपनिंग हुई और करीब 15% तक वो शेयर गया। और मैं आपको उस दिन ढूंढ रहा था, आप हमारे पैनल में नहीं थे, मेरे को बधाई देनी थी आपको, तो मैं आज दे देता हूँ उसकी। सर थोड़ा डिले है। और अब अपने शेयर्स और बता दीजिए आज के कौन से हैं। यस सर डिम्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। वो हमारा सिक्सर शेयर था, तो वर्ल्ड कप में उसने तो 6 लगा दिया। आज के शेयर्स की बात करें तो मेरा एक बाइंग साइड और एक सेल साइड है। सेल साइड मेरा पहले इम्फेसिस रहेगा। इस काउंटर की बात करें तो कल इसमें अच्छी वीकनेस देखने को मिली है। इसके नतीजे शायद कल आने वाले हैं। उसके पहले कल इसमें ऑप्शन की आप आई भी देखोगे तो वहाँ पे शार्प जंप देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेट ले रहा है कि शायद इसके नतीजे कमजोर आने वाले हैं। उसकी वजह से पहले से यहाँ पे ऑप्शन में पोजीशंस बनते दिखने को मिल रही है। कल काफी ज्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप भी हुए स्टॉक में, तो लग रहा है कि शायद कमजोरी और बढ़ सकती है। तो नीचे में मेरा 2200 का टारगेट रहेगा, और ऊपर जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 2320 रुपए का रहेगा। सेकंड स्टॉक ऑयल इंडिया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं और इस स्टॉक की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 9 से 10 साल का ब्रेकआउट की तैयारी में। हम देख भी रहे कि पीएसयू स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। तो आज लग रहा है कि शायद ये जो इसने 10 साल पहले हाई लगाया था वो आज क्रॉस करते हुए नजर आएगा और तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पे 350 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, 325 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई आज के ट्रेड्स की, संतोष की। लेकिन सोनी के भी ट्रेड्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है और त्योहारों पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को, किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 18 नाउ स्वदेश को जो सोर्स बेस्ड न्यूज़ मिली है उसके मुताबिक आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों का डीए, रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर फैसला। ये सारी डिटेल्स एक बार प्रकाश प्रियदर्शी से समझ लेते हैं। जी, काफी इम्पोर्टेंट बैठक है यूनियन कैबिनेट की आज। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एजेंडे हैं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और कर्मचारियों के लिहाज से भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एमएसपी है रबी सीजन के लिए, उसकी घोषणा आज हो सकती है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि एमएसपी में करीब 3 से 7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, अलग अलग फसलों के हिसाब से देखें। और करीब 6 ऐसे फसल हैं प्रोमिनेंटली जो कि रबी फसल माने जाते हैं, उस पर एमएसपी में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है और एक फॉर्मूले के आधार पर होगा।
जिसको कि केंद्र सरकार ने पहले ही अप्रूव किया है, जिसके हिसाब से जो C2 फार्मूला है, यानी कि कॉस्ट प्लस 50%, उसके आधार पे एमएसपी को मंजूरी दी जाएगी और जाहिर तौर पे इससे किसानों को फायदा होने जा रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है आज की बैठक के लिए। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की जहां तक बात है, उसमें जो उनका डियरनेस अलाउंसेस है, उसमें सरकार बढ़ोतरी कर सकती है, इसका प्रस्ताव है। उसमें 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है और इसको बढ़ाकर 46% किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए राहत की बात है। एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, एक तो कल वित्त मंत्रालय ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो नॉन परफॉर्मिंग बोनस होता है, खासकर ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए 30 दिन के बोनस की घोषणा कल सरकार ने कर दी। अब उसको एक्स फैक्टो अप्रूवल कैबिनेट की तरफ से उसको मिल सकती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एजेंडे हैं आज की बैठक में, जैसा कि हमें सोर्स अभी तक बता रहे हैं, और इस पर आज यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जी। और केंद्रीय कर्मचारी डबल के, आज उनके लिए फायदे की खबर आ सकती है कैबिनेट की बैठक से। शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। महंगाई भत्ता 4% से बढ़कर 46% करने की संभावना है और रबी फसलों की एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें 3 से 7% तक की बढ़त हम देख सकते हैं। आज ये खबर निकल के आएगी कैबिनेट से। और निश्चित तौर पर जब किसी के पास इनकम बढ़ती है तो उसका सीधा अगर हम बाजार के लिहाज से अगर हम बात करें तो फायदा होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स को। जो भी खपत वाले स्टॉक हैं उनको फायदा होता है कि आप क्या खरीदते हैं, आप टीवी रिप्लेस करते हैं, आप कोई नई गाड़ी लेके आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो खपत से जुड़े जो शेयर हैं वो फोकस में रहेंगे और हमारे जब एक्सपर्ट जुड़ जाएंगे फंडामेंटल, उनसे राय भी लेंगे कि आखिर आपको करना क्या है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, शादियों की भी एक लंबी फेरिस्त है, बहुत लंबी चौड़ी शादियों का सीजन इस बार होने वाला है, उस पर भी हम फोकस जरूर करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले जरा ये जान लेते हैं कि कल शाम जो नतीजे आए, जो खबरें आई हैं, वो जरा एक एक करके समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले बताइए नतीजे कौन से अहम रहे और किस तरह के आए? जी बिल्कुल, सबसे पहला जो सबसे बड़ा नतीजा है निफ्टी का वो है बजाज फाइनेंस का। यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम ले लीजिए, पैट ले लीजिए या एसेट क्वालिटी ले लीजिए, ये सब जो है एनालिस्ट एस्टिमेट के हिसाब से आए हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री ज़रूर आई है, स्पेशली जो निम्स की कंप्रेशन है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गई है, तो उसके कारण जो है कंपनी ने कहा है कि लगभग 25 से लेकर 30 बेसिस पॉइंट्स तक जो निम्स होती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसकी कंप्रेशन देखने मिल सकती है वित्त साल 2024 में। एक टाइप से नेगेटिव व्यू है। अब बात करते हैं दूसरा स्टॉक LTTS के बारे में, और Q2 रिजल्ट्स लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे है इसकी मार्जिन कट, मार्जिन के रेवेन्यू है CC ग्रोथ की, उसकी कट के बारे में। और यहाँ पे जो है अर्लियर 20% का था अनुमान FY24 में, अब जो है मार्केट्स के इम्पैक्ट के कारण जो है वो घट के अब 17.5 to 18.5% कर दिया गया है। लेकिन इस बार अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्जिन्स तो बीट थी, और इसमें वेज हाइक का भी इम्पैक्ट है, उसके बाद भी मार्जिन्स में बीट देखने मिली थी। तो लार्जली इनलाइन नंबर्स LTTS के हैं। टाटा एलेक्सी के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और सारे पैरामीटर्स में एनालिस्ट एस्टिमेट्स से बेटर देखने मिले हैं। जेंसा टेक की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। लेकिन ICICI प्रू, इस स्टॉक में जो है दबाव आज देखने मिल सकता है। वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, सारे पैरामीटर्स को जो एनालिस्ट एस्टिमेट के नीचे आए हैं। आप नेट प्रीमियम इनकम ले लीजिए या VNB मार्जिन्स ले लीजिए, वहाँ पे कंप्रेशन मार्जिन्स में देखने मिला है। और ब्रोकरेज का मानना है कि जो बड़े बड़े उनके चैनल्स होते हैं, जिस तरह वो इंश्योरेंस बेचते हैं, वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली है। तो उसके कारण क्या हुआ है, प्रीमियम्स कम आए हैं ग्रोथ की जो अनुमान थी। और इसके अलावा सिंजीन की भी बात करते हैं तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, और यहाँ पे उनकी आउटलुक जो गाइडेंस है उसको भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के जो है हाई टीन्स ग्रोथ की जगह आप करके मिड टीन्स ग्रोथ कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वीक आउटलुक देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है वीक साइड या मिले जुले नतीजे ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, स्पेशली ब्रॉडर इंडिसेस में। तमाम नतीजे बजाज फाइनेंस समेत, इस पर भी फोकस करेंगे। एक्सपर्ट से एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स पर व्यू लेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, मतलब हमारी ये वादा है आपसे कि सभी स्टॉक्स पर हम पक्की राय लेंगे। लेकिन शरद बताइए, खबरों वाले शेयर कौन से हैं, क्योंकि लिस्ट आपके पास बहुत लंबी होगी आज तो। जी बिल्कुल, लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन पहले जो है पेपर और पेन दोनों ले लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहला आता है हुडको, उनका जो है OFS खुलने वाला है। लगभग 7% स्टेक की जो है
बिकवाली कर सकते हैं। इसमें ग्रीन शू ऑप्शन इंक्लूडेड है। जो प्राइसिंग रखा गया है वो है 79 रुपीज़ शेयर का, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 12% डिस्काउंट का। लेकिन याद रखिए रिटेल निवेशकों के लिए OFS जो है कल खुलने वाला, आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। और हमने इस साल ऑलरेडी देख ली है कोल इंडिया, RVNL, SGVN में OFS देखने मिला है। लॉक इन पीरियड खत्म हो रहे हैं, 2 स्टॉक्स पे फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोज बढ़ जाएंगे बाजार में इन शेयर्स की। पहला है आपका ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी और दूसरा है RR केबल जो रिसेंटली लिस्टेड था कंपनी। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है बाइकॉन बायोलॉजिक्स की उनकी आर्म है, उनको OAI की सर्टिफिकेशन मिली है उनके मलेशियन प्लांट में। OAI एक टाइप का एक स्टेटस होता है जिसके कारण जो है डिले या प्रोडक्ट अप्रूवल्स में जो है अब देरी देखने मिल सकती है बड़े बड़े रेगुलेटरी एजेंसी से। इसका मतलब ये होता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। तेजस नेटवर्क्स का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, फाइबर कनेक्ट के साथ करार किया है जो ऑप्टिकल सॉल्यूशंस के लिए इटालियन मार्केट को लेकर, और ये हाई मार्जिन बिजनेस होती है तो इसमें स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। मज़गांव डॉक को लगभग 300 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है शिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे CCI अप्रूवल आ गई है उनकी मर्जर को लेके। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो 300 करोड़ के ऊपर का बड़ा ऑर्डर जो है पावर ग्रिड से मिला है। अब आप सोच रहे होंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल ही प्रोडक्ट्स नहीं है, उनके जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की भी काम होती है, उस सेगमेंट में जो है इन्हें ऑर्डर मिला है। जोमेटो की बात करें तो 2 पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया। एक तो आया है IRCT के साथ उनका करार हुआ है जहाँ पे आप बैठे बैठे जब आप ट्रेन में बैठे तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं मील्स, तो ये जोमेटो के साथ उन्होंने टाई अप किया। दूसरा चीज़ है ये फाइनेंशियल रिलेटेड है। स्विगी जो उनकी कंपटीटर है, लगभग 45% मार्केट शेयर स्विगी का है, उनका वैल्यूएशन जो है वो उसको रीरेट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है और उसके जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट को उन्होंने मार्कअप कर दिया। अब ये वैल्यूएशन जो है लगभग 42% का ग्रोथ है, 7.8 बिलियन डॉलर्स का है। इसका मतलब अगर कंपटीटर का वैल्यूएशन बढ़ रहा है तो ऑलरेडी जो लिस्टेड प्लेयर है उसको भी एक पॉजिटिव रब ऑफ देखने मिल सकता है क्योंकि भारत में सिर्फ डुओपोली मार्केट है। एक जोमेटो है 55% मार्केट शेयर का और जो रिमेनिंग 45% मार्केट शेयर है वो स्विगी का है। तो 2 पॉजिटिव न्यूज़ जोमेटो के लिए। और आखिरी स्टॉक रहेगा ओरिएंट सीमेंट। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रमोटर्स ने जो है अदानी ग्रुप को अप्रोच किया है अपनी स्टेक की बिकवाली करने के लिए। उन्हें ऑफर्स पहले ज़रूर आए थे लेकिन अब जो है वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो अपनी स्टेक अदानी ग्रुप को बेचे। और ओरिएंट सीमेंट में प्रमोटर्स का लगभग 38% स्टेक है जिसका वैल्यू आता है लगभग 1540 करोड़ रुपए का। तो इन स्टॉक्स को जो अपने रडार में ज़रूर रखिए। रत्ना, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए, लंबी लिस्ट बनाने के लिए और इतनी सिंप्लीफाइड वे में व्यूअर्स को समझाने के लिए भी। तो इन सारे स्टॉक्स में से पॉसिबल ट्रेड्स हम डिस्कस भी करेंगे। अब एक बार टेबल पर वो सारी रिपोर्ट्स भी ले आते हैं, ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी आए हैं माक्षी, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आए हैं, स्पेशली बजाज फाइनेंस के, इन्फिन होम्स, इनकी भी कई सारी रिपोर्ट्स होंगी। आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम बजाज फाइनेंस के साथ ही। हम देख रहे हैं कि कंपनी के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन ज़रूर नज़र आया है मगर ये लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा है। ओवरऑल जेफरीज की तरफ से जो रिपोर्ट आई उन्होंने उसमें हाईलाइट किया है कि बजाज फाइनेंस उनके टॉप पिक में से एक है और मक्वारी ने हालांकि अपनी अंडर परफॉर्म की राय को रीआइटरेट किया है क्योंकि उन्हें वैल्यूएशंस बजाज फाइनेंस पर थोड़े एक्सपेंसिव नजर आते हैं। तो ऑल इन ऑल जेफरीज और CLSA ने खरीदारी की राय दी है, मक्वारी की तरफ से हालांकि अंडर परफॉर्म की राय आ रही है। इसके अलावा L&T टेक पर भी हम फोकस करेंगे। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए मगर कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को कट किया है और ये एक नेगेटिव सरप्राइज रहा है। वैल्यूएशन कंपनी की प्रीमियम पर है और कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस पिछले रिजल्ट से काफ़ी मजबूत रहा है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि आगे स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि नोम्यूरा ने रिड्यूस की राय और मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की राय दी है L&T टेक पर। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की तरफ से नतीजे आए थे। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 थोड़ा सा कमज़ोर रहा था। APE में मार्जिनल इंक्रीज नज़र आया था मगर VNB मार्जिन में काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया था, लार्जली ड्यू टू कंप्रेशन इन मार्जिन्स। मजबूत ग्रोथ था हालांकि रिटेल प्रोटेक्शन में और ये एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर रहा है। ऑल इन ऑल जेफरीज ने अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही मगर मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा कैनफिन होम पर फोकस करेंगे। जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली दोनों की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। जेफरीज का कहना है कि मजबूत NII ऑफसेट हुआ है हायर प्रोविजनिंग के चलते। ओवरऑल मुनाफा उनके मुताबिक इन लाइन आया है मगर मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके जो मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो करीब 7% उनके एस्टिमेट्स के ऊपर है और ये लार्जली हायर NIM और लोअर इफेक्टिव टैक्स रेट के चलते उन्हें नज़र आया है। क्रेडिट कॉस्ट ज़रूर बढ़े हैं बट वो लार्जली फ्रॉड रिलेटेड प्रोविजनिंग के चलते और मैनेजमेंट ओवरले के चलते बढ़े हैं। इसके अलावा टाटा
टाटा एलेक्सी की तरफ से भी मजबूत नंबर्स आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स है हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन में, मगर कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम पर है और रिस्क रिवॉर्ड भी अनफेवरेबल नजर आ रहा है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने टाटा एलेक्सी पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। टाटा मोटर्स पर CLSA का कहना है कि टाटा सफारी और हैरियर कुछ नए लॉन्चेस है, ये पॉजिटिव है। SUV लॉन्च मोमेंटम काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है क्योंकि वो फैक्टर इन कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टेक सेल। तो इसी के चलते CLSA ने टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा, अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर। जेफरीज का कहना है कि वीकर कासा है और लोन ग्रोथ है, इसके चलते स्टॉक को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मगर ओवरऑल कंसर्न्स तो है सक्सेशन को लेकर, मगर वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 2.5 टाइम्स पर है एज कम्पेयर टू 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू बुक, और स्टॉक इनफैक्ट बिलो कोविड लो के प्राइस टू बुक पर ट्रेड करता है। और ओवरऑल जब सक्सेशन पर क्लैरिटी आएगी तो री रेटिंग हो सकती है कोटक महिंद्रा बैंक में, और इसी के चलते जेफरीज ने कोटक महिंद्रा बैंक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। ओके, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोटक अभी चल रहा है 1700, टारगेट है 2400 का, है ना। इससे पहले टाटा मोटर्स जो कि लगातार चलने वाला शेयर है, उसके और अपग्रेड हुए हैं। तो ऐसे कुछ एक शेयर्स हैं जिस पे हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ पार्थिव शाह भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे जरा करते हैं बातचीत, क्योंकि बजाज फाइनेंस के नंबर आ चुके हैं। पार्थिव, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। कल हम कह रहे थे इसके जो नंबर्स आएंगे ना, दो फ्रंट पे चेक होंगे। पहला तो ये अपने सेगमेंट की बड़ी कंपनीज है, तो इनका सेगमेंट कैसा चल रहा है, और दूसरा टिपिकली कंजम्पशन कैसा चल रहा है, क्योंकि ये छोटी टिकट साइज के लोन बांटते हैं। तो आपने इसके रिजल्ट्स को देखा होगा पार्थिव, आपका एनालिसिस क्या कहता है? हमारे हिसाब से नंबर इन लाइन है, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, जितना उम्मीद थे वैसे ही नंबर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। सी, बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने शानदार नतीजे, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके जो बड़े बेस है उससे दिया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयूएम की वृद्धि है वो बहुत ही शानदार है। दे हैव टच्ड ऑलमोस्ट 2,90,000 करोड़ ऑफ ईयूएम। नॉट ओनली दैट, अगर आरओई की क्वालिटी देखें तो आप इंडस्ट्री में अगर एनालिसिस करें इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसीज, नॉट ओनली एनबीएफसीज लेकिन इवन बैंक्स की भी अगर आप तुलना करें तो बहुत ही कम कंपनी है। रादर बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द रेयर कंपनीज जो रिटर्न ऑन एसेट्स करीबन 4.6% के आसपास करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उनका 24% है। और ये चीज पॉसिबल है जब आपका बेस छोटा हो, लेकिन बड़े बेस पे इस तरह का नतीजा देना आई थिंक बहुत ही शानदार है। और नॉट ओनली दैट, उनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी काफी इनलाइन रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने देखा है कि काफी यील्ड्स बढ़े हैं। तो आगे जाते अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होते थैंक्स टू द फैक्ट कि इन्फ्लेशन अभी टेम हो रहा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि स्प्रेड सुधरेंगे। नो डाउट, एक कंसर्न हमेशा रहता है बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी में कि ये स्टॉक हमेशा प्राइस टू परफेक्शन रहता है। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो इन्वेस्टर्स के लिए थे इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस के नंबर्स और आगे जाते कॉन कॉल्स की कॉमेंट्री देखे तो उसमें एक चीज तो है कि जो कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। उनका जो हाउसिंग लोन का सेगमेंट है वहां पे भी काफी रोबस्ट ग्रोथ है, एसएमई लेंडिंग में भी काफी अच्छी वृद्धि है। और मार्केट को हमेशा ये चिंता रहती है कि कंज्यूमर फाइनेंस जैसे बिजनेस में अगर अंडर राइटिंग वीक रहता है तो वहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस ने पास्ट में अगर हम देखने जाए तो कोई भी क्राइसिस हो, जैसे कि डीमॉन हो, आईएलएफएस क्राइसिस हो, उनकी जो लोन बुक है और उनकी जो एसेट क्वालिटी शानदार रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स खरीदी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है टू द ट्यून ऑफ 5 to 10% तो बजाज फाइनेंस डेफिनेटली कंटेनर बन जाता है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। आपकी सारी बात सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि बजाज फाइनेंस जिस जगह पे खड़ा है यहाँ से भी ठीक है, खरीदा जा सकता है। आप नंबर्स को ओके कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं, आप कंजम्पशन वाले पॉइंट्स को भी यहाँ पे ओके कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो 3-4 फैक्टर्स मेरे को पता करने थे नंबर के साथ में, ऑलरेडी पार्थिव आपने सभी चीज़ों को टच करने के बाद ये बता दिया कि शेयर ठीक है, भाव से और भावनाओं से दोनों से ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाटा एलेक्सी पे आते हैं। इसके भी नंबर आ चुके हैं, नंबर मेरे हिसाब से थोड़े स्ट्रांग है, मार्जिन्स वगैरह भी इंप्रूव होकर आए हैं, पैट भी इसका बढ़ा है करीब 5%। एक बार संतोष सर आप चेक करेंगे टाटा एलेक्सी, ये ऐसा शेयर है कि नंबर पे रिएक्ट अच्छा करेगा? भी अच्छा हो रहा है, स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर पर, और कल रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। तो चार्ट के हिसाब से तो बुलिश मोमेंटम रहना चाहिए। नीचे जो सपोर्ट है इसका 7350 का, तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है तो पोटेंशियल टारगेट जो आ रहे हैं 7750 7800 रुपीज तक के आ रहे हैं।
ठीक है, टाटा एलेक्सी पर संतोष जी का ये व्यू। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश ने शुरू किया है एक खास सेगमेंट नवरत्न शेयर, और उसमें हम ऐसे शेयर बता रहे हैं जिनका असर जरूर होता है और आपको कमाई भी होती है। कल शरद ने नवरत्न शेयर में कौन से शेयर्स हाईलाइट किए, उनका क्या असर हुआ, एक बार वो देख लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। सीएट सीक्वेंशियली अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है, और टायर कंपनीज की जो होती है एक लैग होती है। यहाँ पे जो क्रूड प्राइस की गिरावट देखने मिली, अब उसकी बेनिफिट्स देखने मिल रही है। डेटा पैटर्न्स, और यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ उन्होंने किया है, जहाँ पे उनकी जो कैपेबिलिटी है रडार की, उस पर जो है बेनिफिट देखने मिलेगा। सीएट जबरदस्त तेजी 7-8% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और दूसरा शेयर है डेटा पैटर्न्स का, जिसने की डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ एक अग्रीमेंट किया है, और ये शेयर भी करीब 4-5% के आसपास की मूव्स दे रहा है। तो नवरत्न शेयर यानी कि आपके लिए कह सकते हैं कि बाजार में कमाई की गारंटी है, और ये गारंटी है बाजार खुलने के पहले आपको दे देते हैं। और क्या कमाल की तेजी इन दोनों शेयरों में हो रही है। तो देश का युवा सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस चैनल 18 हाउस स्वदेश आपको ऐसी तमाम खबरें रोज बताता है जिनका असर होता है। और 9 बजे का इंतजार कीजिए, फिर से शरद जुड़ेंगे और नवरत्न शेयर आपके लिए वो लेकर आएंगे। लेकिन कमाई का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे एक और एक्सपर्ट आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपका कहां पर कन्विक्शन है, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, बट अपवर्ड बायस के साथ चल रहा है। तो फिर ज्यादातर मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी हुई है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें मुझे जिंदल स्टील पे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है काफी। अगर ऑप्शन एक्टिविटी देखे तो काफी अच्छी है वहां पे। तो जिंदल स्टील को बाय कर सकते हैं 693 में। स्टॉप लॉस रहेगा 660 का, और टारगेट रहेगा इसमें 720 से लेके 750 का। ठीक है, ये आदित्य की तरफ से। लेकिन फटाफट जरा जो नतीजे आए हैं इस पर एक बार व्यू ले लेते हैं। दो अच्छे नतीजों की हमने बातचीत की, लेकिन कुछ कमज़ोर नतीजे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के कमज़ोर नतीजे आए हैं, सिंजीन के कमज़ोर नतीजे आए हैं। अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की पहले बात करें तो नेट प्रीमियम इनकम तो बड़ी है, करीब करीब 5% के आसपास की। मार्जिन हालांकि 31% से घटकर करीब करीब 29% के आसपास का है, तो थोड़े से वहां पर डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कल हमने देखा था कि रेंज में ही कारोबार करता रहा, थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ। संतोष जी, क्या सलाह होगी आपकी आज के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर? अभिषेक, कल इंश्योरेंस कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन टेक्निकली 520 के आसपास एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखना होगा कि क्या कमजोर नतीजे ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अगर ये 520 का लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग रैली का कैंडिडेट भी बन सकता है। लेकिन इन केस ये 520 के नीचे फिसलता है तो फिर कमजोरी बढ़ सकती है। स्टॉक फिर 500 से 495 के जोन में जा सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ऊपर में 550 555 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर ये 520 को होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो शायद बाउंस बैक की उम्मीद बन सकती है। तो ये तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर, यानी वीक सेट ऑफ नंबर्स में क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बात हुई। कुछ और ट्रेड्स भी डिस्कस करें, लेकिन एक बार क्विकली पार्थिव से एक कमेंट ले लेते हैं। जिस तरह के जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें एटलीस्ट आईटी स्टॉक्स के जो नंबर आ रहे हैं, टाटा एलेक्सी के तो अच्छे नंबर आए, लेकिन एल&टी टेक के नंबर्स अभी तो अच्छे हैं पार्थिव, लेकिन एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है आगे के लिए। क्या एक खतरा रहेगा कि इस एंटिसिपेशन में आगे एक वीकर क्वार्टर हो सकता है, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी कंपनीज दे आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, ये स्लिप कर सकता है या फिर इस पर दबाव हो सकता है? कैसे रीड किया आपने नंबर्स? यस पिंकज, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इनकी जो गाइडेंस है वो उन्होंने कम की है। नॉट ओनली दैट, आपने देखा होगा कि जो बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज है उन्होंने उनकी गाइडेंस एक बार नहीं लेकिन 2 बार ट्वीक की है टू द लोअर प्राइस बैंड। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मिड कैप आईटी के जो वैल्यूएशंस है, स्पेशली लाइक्स ऑफ एल&टी टेक्नोलॉजीज, ये आई थिंक काफी एलिवेटेड लग रहे हैं। बिकॉज इस तरह के वैल्यूएशन जस्टिफाई तब होते हैं जब आप 18 to 20% का जो एनुअलाइज कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हो वो जस्टिफाई या वो डिलीवर कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो
वो कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट कि काफी जो कस्टमर्स है उनका जो स्पेंडिंग डिसीजन है वो काइंड ऑफ थोड़ा डिफर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो उनके आईटी बजट से वो कट हुए या उनको ये स्पेंड नहीं करने, क्योंकि काफी जो आईटी के प्रोजेक्ट्स है इट इज नॉट ओनली फॉर न्यू डेवलपमेंट, न्यू ग्रोथ, बट ये प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए होते हैं। और जब सॉफ्ट लैंडिंग जैसी माहौल रहती है यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में, तब काफी कंपनीज जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट कॉस्ट के बजट से उसको डिफर नहीं करती। लेकिन यहाँ पे आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में शायद ये गाइडेंस और कम करे, लेकिन कम FY25 मुझे लग रहा है कि जो भी आईटी स्पेंड्स डिफर हो रहे हैं वो डेफिनेटली विल कम इनटू एग्जीक्यूशन, और तब हम देखेंगे कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ शायद सुधरेगा। सो FY24 बेसिस पे अगर देखें तो जो पहले इस तरह की मिड कैप आईटी कंपनीज के लिए एक्सपेक्टेशंस थे कि 18 to 20% पे ग्रोथ हो ईयर ऑन ईयर, वो अभी उन्होंने गाइडेंस कम की है, तो ये वैल्यूएशंस काइंड ऑफ जस्टिफाइड नहीं है। मुझे अभी भी लग रहा है कि काफी इस तरह की मिड कैप आईटी कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ इज नॉट एट पार विद द करंट वैल्यूएशन, वहाँ पे 10 to 15% का करेक्शन आ सकता है, और हिस्टोरिकली हमने पास्ट में देखा है। तो ओनली ऑन मेजर डिक्लाइंस, ये लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अच्छे वैल्यूएशंस पे एंट्री करना भी बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स थोड़ा कॉशियस व्यूअर को करना चाहिए। तो मिड कैप आईटी कंपनी जहां ग्रोथ और वैल्यूएशन का मिसमैच लग रहा है, उनमें आपको कॉन्शियस होना चाहिए। कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे चले हैं, आई एम श्योर व्यूअर्स उसमें से पिक कर पाएंगे कि किसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स भी हम डिस्कस करते हैं। तेजस नेटवर्क को एक बार डिस्कस करते हैं। तेजस नेटवर्क संतोष एक अच्छा बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, और अब ये जो न्यूज़ रही है 900 रुपये तक की चाल हमने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो अब एक नई डेवलपमेंट आई, और अभी शरद बता रहे थे कि जिस बिजनेस में अब ये नए फाइबर कनेक्ट पार्टनर्स के साथ इन्होंने एक नया अग्रीमेंट किया है ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए, और ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस रहेगा, तो क्या फर्दर री रेटिंग के एक चांसेस दिखते हैं? तेजस नेटवर्क पर एक बार टेक्निकल राय देंगे हमें? यस प्रियंका, टेक्निकली भी और फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी, इसने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, और हम अभी भी इस पे काफ़ी बुलिश हैं। मुझे भी लगता है कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ से बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का। टेक्निकली भी स्ट्रक्चर की बात करें तो कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है स्टॉक। अभी 820 से 840 के जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ऊपर 920 940 अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, बट मुझे लगता है वो क्रॉस होगा, और वो क्रॉस होता है तो हमको इसमें 1000 प्लस के लेवल भी आसानी से देखने को मिलेंगे। तो इसको ट्रेडिंग की बजाय एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक बना के रखना चाहिए, आपको आगे भी वेल्थ क्रिएट करके देगा ये स्टॉक। तेजस बहुत ही बेहतरीन शेयर है। आपने ये भी कहा कि लॉन्ग टर्म बैट है, हमने ठप्पा लगा दिया। आपने कहा शेयर ठीक है, खबर पे चलेगा, उसके लिए बाय का एक अलग से लगा दो, दो लगा दो, लॉन्ग टर्म बाय भी है और वैसे बाय भी है। तो ये तेजस पे संतोष जी की कॉल आ गई है। अब नरेश मिरानी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी नोट करवा लेते हैं आपको। नरेश सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर आपकी आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? मेरा फोकस रहेगा ऑयल एंड गैस नेम्स पर। सबसे पहले बाय रहेगा गेल इंडिया पर, जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के बाद लास्ट 3-4 दिन से अच्छा फॉलोअप है, नया 52 वीक हाई बना हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। सो यहाँ पे टारगेट प्राइस होगा 150, स्टॉप लॉस होगा 127 का। दूसरा बाय रहेगा इंद्रप्रस्थ गैस IGL, जहाँ पे अगेन आफ्टर 3 से 6 महीने का कंसोलिडेशन एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है। लास्ट 2 दिन में अच्छा फॉलोअप भी है, प्राइस एक्शन भी है, और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 500-520 का भी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्रॉस कर जाएगा। पहला टारगेट रहेगा 530, स्टॉप लॉस होगा 470। ऋषि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके कॉन्स्टेंटली दोनों स्टॉक गैस के हैं, एक स्लो मूवर है, एक थोड़ा फास्ट मूवर है, बट दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं। और मेरे को लग रहा है कि गेल तो काफ़ी बेहतर है। 2-4 दिन से हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। नरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सोनी को तो याद ही होगा, सोनी की बकायदा पिक थी 127 से 126 के आसपास दी गई कॉल थी, 131 तक हो गया। सोनी एक बार आपका वैल्यू एडिशन गेल पे आप भी आज, अच्छा कि इसको ऑप्शन में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना, खाली सीधा ही कैश में रखें अपने पास? सोनी जी डिम्पी जी, देखिए गेल में अभी कैश के लिए बेहतर है। ऑप्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं फ्यूचर में 133 का क्रॉस होने का इंतजार करूंगी। 133 जब क्रॉस होगा उसके बाद मैं 135 की कॉल ऑप्शन में कन्वर्ट जरूर करूंगी, बट तब तक के लिए वेट करूंगी, यानी कि प्रीमियम बनना इरोड हो सकती है। और गेल मेरे ख्याल से अभी भी काफी स्ट्रांग है, 128 का अच्छा सपोर्ट है। 133 का एक हाई बना था अगस्त में, अगर किसको याद हो तो, अब मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। उसको क्रॉस करते ही काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग और नजर आएगी उसमें, एंड लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस भी उसमें ऐड होते जा रहे हैं। सो ओवरऑल पोजिशनल के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग है। 140 to 145 का तो मीडियम टर्म में टारगेट ऐसे भी नजर आ रहा है। सो इसको बनाए रखिए पोजीशन पोर्टफोलियो में, कॉल ऑप्शन में जब आएगा टाइम तब हम उसमें एंटर करेंगे।
तुमको बेंचो कोई भी थ्रू के 30 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है और ये टिका रहेगा, आपको होल्ड करने की सलाह है। लेकिन चलिए बाजार के एक और दिग्गज को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव भसीन साहब। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं आपको। आज तो मां कुष्मांडा का दिन है, आज बाजार पर आपका क्या व्यू है सर? क्योंकि थोड़ी सी ना ग्लोबल टेंशन हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है, जरा उसकी कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि भारतीय बाजारों की चाल कैसी होगी और अपने शेयर बताइए कहां पर आपकी नजर है। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको और आपके व्यूअर्स को और सबको फिर नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो देखिए, एक तरफ तो ग्लोबल टेंशन रहेगी और उसके ऊपर ना मेरा ना आपका ना किसी का विश्व में हाथ है या कोई कंट्रोल है, लेकिन एक बात पॉजिटिव है कि फॉरेन सेलिंग हैज एक्चुअली एग्जॉस्टेड और मे बी कम टू अ हॉल्ट, और एज अ डेस्टिनेशन इंडिया बिकम्स वेरी गुड रेसिपिएंट ऑफ फ्लोज, और मुझे लगता है यहाँ से शेयर बाजार ऊपर ही जाएगा। मैं आपको यहाँ दावे से कहता हूँ अगले हफ्ते अगले बुधवार को शायद 20,000 के दर्शन जरूर हो जाएंगे, और उससे भी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस। कहाँ देखिए, पीएसयू, कोल इंडिया न्यू हाई, कुद्रेमुख आयरन और एनएमडीसी, तो मार्केट एक डिसर्निंग है, सिर्फ इंडेक्स पे नजर ना डालिए। और वहां पे भी एचडीएफसी बैंक के नंबर मेरे को तो बहुत शानदार लगे। लॉन्ग टर्म पिक पोजिशनल पे मेरा एचडीएफसी बैंक टॉप पिक है। मैंने पहले भी कहा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक इस भाव पे बहुत अट्रैक्टिव है। रिलायंस ने कल स्टार्ट कर दिया, आज एचडीएफसी बैंक में आज या कल में मूवमेंट जरूर आएगा। 1750 का टारगेट है, 1480-85 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये क्वालिटी पोजिशनल पे है। मैंने कल प्रियंका को इंट्राडे में एल&टी फाइनेंस दिया था, 3 दिन पहले 5050 में बजाज ऑटो दिया था, 5200 का टारगेट वो हो गया, जीएनएफसी चंबल हो गया और एसबीआई लाइफ, ये चारों मेरे पोजिशनल प्ले इंट्राडे थे जो हो चुके हैं। आज मेरा टॉप पिक होएगा दीपक नाइट्राइट। देखिए, फिनॉल और एसीटोन प्राइसेस हैव करेक्टेड फ्रॉम 25 रुपीज अ केजी टू 15, और मुझे लगता है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन से फिर में इनमें स्पॉट आना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट इज अ मोनोपोली प्ले ऑन दैट एंड एसआरएफ आर टू ऑफ माय बिग पिक्स। एसआरएफ पोजिशनल प्ले है 2750 का, दीपक नाइट्राइट अगले हफ्ते तक मुझे 2250 का टारगेट है, और आप 2170 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मुझे यहाँ पे एसआरएफ जैसे मैंने आपको कहा, उसके अलावा मुझे एसबीआई कार्ड पे रीइटरेट करता हूँ। एसबीआई कार्ड हैज जस्ट गिवन अ ब्रेकआउट अबव 808। अगर ये एक दिन और सस्टेन हो गया तो 850 आपको नेक्स्ट वीक तक एसबीआई कार्ड पे दिख सकते हैं। मॉर्निंग संजीव जी, बिल्कुल ये बेहतरीन पिक्स हम व्यूअर्स को एक बार फिर से याद दिला दें कि ये जो आपने सारी पिक्स दी थी उसमें चंबल में भी अब एक चंबल हुआ, जीएनएफसी हुआ, बजाज ऑटो में पार्शियल प्रॉफिट बुक की सलाह, एसबीआई का आज आपने दीपक नाइट्रेट ऐड किया, और कल भी आपकी कन्विक्शन थी दीपक नाइट्रेट पे। टॉप पिक्स में एचडीएफसी बैंक। लेकिन संजीव जी, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि जिस तरह से पीएसयू स्पेस के कुछ स्टॉक्स जिनमें इतने बड़े वॉल्यूम है, इतनी तेजी से इसमें मूवमेंट दिख रही है, चाहे वो एमएमटीसी जैसे काउंटर हो, एसटीसी, आईटीआई, और इनमें केआईओसीएल जैसे काउंटर्स हो 40% से 2 दिन में भाग गए, फ्री फ्लोट इनका कम है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनियां नहीं है, इनमें ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर एक बार के लिए तो कॉशियस होना चाहिए ना, लेकिन जिस तरह की मूव्स दिख रही है वो फंस भी उसी तरह से सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्पेस को, और क्या इस वक्त एडवाइस रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स को? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत ही बड़ा इंडियन पेट्रियट हूँ, आपकी तरह या सबकी तरह, और डिप्टी की तरह खासकर। तो मैं तो पीएसयूज को आई लव देम फ्रॉम द मेनी इयर्स। आपको मैं बताऊं, मैंने 7-8 साल फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर को रखा, 35, 40, 50 कुछ भी नहीं करता था ये शेयर, इनफैक्ट जो भाव लेता था नीचे आ जाता था। आज आपको अचंबा आएगा, 750 का भाव हो गया है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर। अब कुछ शेयरों के भाव ऑब्वियसली बहुत अपने प्राइम से बढ़ गए हैं, बट दैट टेल्स यू कि ओनरशिप नहीं है। म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस इज बीन एब्सिमल बिकॉज यू आपके पास थे ही नहीं पीएसयूज, यू हेटेड देम, चाहे बैंक थे, चाहे डिफेंस थे, चाहे रेलवे थे, चाहे सो पीएसयूज आर जस्ट कमिंग ऑफ एज। यस, आपकी बात सही है कि उनकी वैल्यूएशन में, क्योंकि आपको रन अप अच्छा लगता है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एब्सिमल थी एट दोज लेवल्स इन द लास्ट 7-8 ईयर। दिस इज जस्ट द अनडूइंग। आज देखिए कुद्रेमुख आयरन और कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, उनके फ्लोटिंग स्टॉक्स भी कम है, इस कारण से मार्केट की थोड़ी डिसर्निंग हो सकती है, बट आई स्टिल थिंक अनलॉकिंग ऑफ पीएसयू वैल्यूएशन इज ऑन द कार्ड्स बिकॉज ऑफ अंडर ओनरशिप।
और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस डिकेड हैज बिलोंग टू पीएसयूज, और जिस तरह की सरकार की नीति हुई है कि दे हैव बीन लेटिंग देम रन मोर ऑटोनोमसली, दैट विल बी इवन मोर पॉजिटिव फॉर देम। आदित्य कौन? ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हाई करने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। फिर से मुलाकात होगी सर आपसे जल्दी। चलिए कुछ और ऐसे खबरों पर फोकस करते हैं जिनका आज असर ज़रूर दिखेगा। हडको से चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि ओएफएस इनका आज खुल रहा है नॉन रिटेल के लिए। कल रिटेल निवेशक पैसे लगाएंगे। 12% डिस्काउंट पर भाव है इसका, फ्लोर प्राइस 79 रुपए का। आज थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा डिस्काउंट पर है हडको। आदित्य क्या व्यू होगा आपका, क्या करना चाहिए आज? देखिए, अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखिए अभिषेक जी, तो ऊपर से काफी सारा सेलिंग प्रेशर आ रहा है फ्रॉम 95, 96, 94। तो वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो फिर मैं कहूंगा एक बार स्टॉक को स्टेबलाइज होने दे अराउंड 76 to 80 की रेंज में, जहां पे इसका सपोर्ट बन रहा है। वहां से एक बार फ्रेश तेजी का व्यू बनाया जा सकता है। ओके, तो उनको पे बात हुई। यहाँ पर ओएफएस आना है और इसमें आप तेजी का एक रुख बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं। मैसगांव डॉक में भी हमने देखा कि एक नई खबर तो आई है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक्विजिशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, और लगातार ऑर्डर्स के चलते स्टॉक तो वी ऑल नो कि इसने किस तरह की सुपर्ब मूव्स दिखाई है। लेकिन आज मौके ढूंढने चाहिए क्या इस न्यूज़ पर, संतोष? साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में देखना होगा कि इस न्यूज़ से मोमेंटम पकड़ता है या नहीं। अगर मोमेंटम पकड़ते दिखे, स्टॉक 2200 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो कोई पोजीशन बनाना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करें एज ए ट्रेडिंग बेट। इन्वेस्टमेंट का व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो जब तक ये स्टॉक 2000 रुपये के ऊपर ट्रेड करा है, बुलिश व्यू बना रहेगा। जिस दिन ये 2000 के नीचे फिसला तो शायद कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर ऊपर में 2250 के ऊपर निकलता है तो वापस से शायद हमको 2500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हमारे 5 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खुश बोरा, उनसे भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं। तो एक एक मेहमान ने अगर आपको 2-2 कॉल दिए तो करीब 10 कॉल्स आपके पास हो गई हैं। हो सकता है कईयों के साथ एक दूसरे की कॉल मैच भी करे। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आप इनकी ही सिर्फ ट्रेडिंग कॉल्स पे छांट के 5, 4, 3, 2 जितना भी आप ट्रेड करें, आप यहाँ से पैसा बना के निकलिए। और हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे मेहमान बड़ी मेहनत के साथ ही सारी कॉल्स लेके आते हैं। खुश ने अच्छे ट्रेड्स आपको दिए, आज भी देंगे। खुश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपकी तरफ से आज के ट्रेडिंग कॉल सर। डिम्पी, इस लवली इंट्रोडक्शन और वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल देखिए, अगर पहले ओवरऑल सेटअप की बात करें तो आपने जिस तरह से सुबह भी मैं सुन रहा था आपकी कमेंट्री में कहा था, जब तक 19850 नहीं निकलता है तब तक हो सकता है कि निफ्टी इन द वुड्स रहे। वैसे 19800 भी मेरे लिए क्रिटिकल लेवल है। जब तक हम इसके ऊपर है, बायस मेरा पॉजिटिव बनेगा एंड आई विल बी लुकिंग आउट फॉर दैट ब्रेकआउट, बट कंफर्मेशन 19850 के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन बिल्कुल बरते हैं, बट बायस जो है पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी 44,500 44,600 का जो जोन है, जहां इसकी कन्वर्जेंस है एवरेजेस की, ये एक की रेजिस्टेंस जोन है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है। बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन मिले तो निफ्टी भी यहाँ से आपको ऊपर के लेवल्स दिखाएगा, और मैं तो 20,000 20,200 के लेवल्स हैं वो देख ही रहा हूँ। बस थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, जियोपॉलिटिकल न्यूज थोड़ी सी क्लियर हो जाए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देखिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। मिड कैप सेगमेंट में तो हम स्कीम देख ही रहे हैं, और यहाँ पे जो आपके रेलवे स्टॉक्स हैं, इन्होंने एक अच्छा खासा कमबैक भी किया है। तो आज का हमारा जो पिक है, पहला है RVNL। इस स्टॉक में हम डिप आने के बाद एक हल्के ही सही बट पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग देख रहे हैं। कल स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज भी हुआ है। तो नियर टर्म में आप 175 178 के टारगेट्स को लेके चले, 165 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है वो IT स्पेस से है। इनिशियली जो नंबर्स आए उसके बाद अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स अच्छा खासा रिवाइव कर रहे हैं। नैस्डैक में जो चल रहा है उसका थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है सेंटिमेंटल, बट अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें सो इंडियन IT स्टॉक्स सीम टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग राइट नाउ एटलीस्ट। तो बीसॉफ्ट यहाँ से अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो 565 580 के 2 लेवल्स हैं जो आपके लिए ऐसे टारगेट एक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो है ये आप 540 लेके चले। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स जो है हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस भी किए हैं। बिरला सॉफ्ट हो गया, दूसरा RVNL हो गया, दोनों ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। कल की दोनों की क्लोजिंग अच्छी है, दोनों हाई पे भी हैं
और ये आज की तरफ से कुछ के 2 सौदे आपके पास हो गए। अभी तक जितने भी मेहमानों की कॉल्स हैं ना, सारी एक बार फटाफट से फायर भी कर दीजिएगा, और उन सभी कॉल्स में देखेंगे कोई मैच नहीं है, तो आपके पास आज चॉइस भी काफ़ी ज़्यादा है, और मेरा ऐसा मानना है कि इसी के अंदर आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। खैर, हेमांग जानी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुनाफे का फंडा, फटाफट से उनसे भी समझ लेते हैं। एक फंडामेंटल कॉल वो आपको देंगे। हेमांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आज समय देने के लिए। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूं, आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए थोड़ी माफ़ी सर। हेमांग सर, आप जरा अपने शेयर्स बता दीजिए प्लीज़। मेरा पहला जो स्टॉक पिक है वो है रेट गेन। करंट प्राइस इज अबाउट 627, टारगेट प्राइस 700, अपसाइड पोटेंशियल अबाउट 12%। ये कंपनी SaaS SaaS सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी सेगमेंट के अंदर, और बिकॉज ये दोनों जो कैटेगरीज है वहां पे ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है, तो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है लास्ट 2 और 3 क्वार्टर्स में। दूसरा, अभी कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था एलारा का, उसका भी कंपनी को एक अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, और थोड़ा सा प्रोडक्ट एक्सपैंड करने के मूड में है कंपनी। तो हमें लगता है कि इस तरह के जो निश स्मॉल कैप IT कंपनीज है वहां पे काफी अच्छा एक ट्रैक्शन रहेगा। और रोटेशन वाइज भी जब जो लार्ज IT कंपनीज की जो ग्रोथ है थोड़ी सी सबड्यूड है, तो पार्ट में मनी फ्लो जो है वो डाइवर्ट हो सकती है। तो रेट गेन जो है वो हमारा पहला पिक है। ट्रैवल सास वाली कंपनी, हिमांग सर गुड मॉर्निंग। दूसरा शेयर कौन सा होगा आपकी ओर से? ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जो कि एक प्योर प्ले है इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स के अंदर, और ICL सेगमेंट में कंपनी अपना पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग कर रही है। और फ्रेट रेट्स, हमारा ये व्यू है कि ग्लोबली कहीं पे बॉटम आउट हो चुके हैं, और यहाँ से एक अच्छा सा रिवाइवल देखने को मिलेगा। और ये कंपनी का 89% ऑफ द एबिटा जो है वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स या मूवमेंट से आता है। और 2 लैंड पार्सल भी कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्वायर किए हैं गुड़गांव में। वहां पे कंपनी एक लॉजिस्टिक्स हब बनाने जा रही है, विच इज गोइंग टू बी अ रेल लिंक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। तो ये सेगमेंट के अंदर बहुत ही यूनिक प्ले है, काफी अच्छा कर रही है कंपनी, तो हमें लगता है कि इसके अंदर निवेश करना चाहिए। और अपसाइड पोटेंशियल जो है इसका लगभग 17% रहेगा। प्राइस टारगेट इज अबाउट 320। ठीक है हेमांग सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और ये 2 बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। ये नवरत्न शेयर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ठीक उससे पहले 1-2 शेयर मेरे को जरा पता करने हैं, वो मैं जरा संतोष सर से पता करूंगा। संतोष सर, फैक्ट और ITI आज भी चलेंगे क्या? फैक्ट और ITI सर दोनों चेक कर लो। संतोष नहीं होंगे तो फिर खुश से पता कर लेते हैं। खुश जी, आप देख के बताएंगे जरा, फैक्ट और ITI आज भी चलेंगे क्या? तो डिम्पी, देखिए जिस तरीके का मोमेंटम है इनका चलना बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि अगर आप देखें तो ITA में मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम स्पाइक्ड अप है, लेकिन पिछले 3 दिनों में ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो हो सकता है कि उस लिहाज से भी आपको जरा सा इनमें ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे। अगर मान लीजिए नहीं भी आती है तो ये एग्जिस्टिंग जो पोजीशंस हैं उन्हीं के लिए बस फिलहाल ये ट्रेड है। नई पोजीशंस इनमें ले पाना बहुत ही अनफेवरेबल रहेगा फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव। अब जिस तरह से आप स्क्रीन पे बता रहे हैं कि द ओपनिंग इज आल्सो लाइकली टू बी ऑन द अपर सर्किट फॉर ITI, मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप 340 335 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके बने रहें तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, नॉट अ फ्रेश एंट्री। हालांकि अब तो मिलेगी भी नहीं अगर मान लीजिए ओपनिंग होती है अपर सर्किट पे, तो ITI में ये सलाह रहेगी। फैक्ट में भी वेरी सिमिलर, हालांकि यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि वॉल्यूम्स पिछले 3 दिन में ब्रेकआउट आने के बाद ऑन एन अपस्विंग है। सो यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो डिप का वेट करें, कहीं भी आपको 625 से लेके 615 की रेंज में मिलता है तब बाय करेंगे, तो आपके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये थोड़ा फेवरेबल रहेगा। सो ओवरऑल होल्ड की राय रहेगी दोनों में। फ्रेश बाइंग फैक्ट में थोड़ा डिप पे करें, ITI ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलें।
ठीक है, ना केवल शेयर्स को होल्ड करना है बल्कि अपनी भावनाओं को भी आप होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि अभी आपके सामने जुड़ने वाले हैं मेरे सहयोगी शरद। शरद ने कल एक ऐसी चीज़ करके दिखाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी इस समय, इस टाइम पे। वो थे नवरत्न शेयर, आपको बताए थे। वो सारे शेयर ऐसे हैं 9 के 9 शेयर जिस पे आप गौर ज़रूर फरमाइएगा। अगर आपने शो आगे देखा है नहीं देखा, इसको देखेंगे सब कुछ पूरा हो जाएगा। आज शरद ने कड़ी नंबर 2 कर दिया है। शरद बताएं आज के नवरत्न शेयर। जी बिल्कुल, हमने जो है 500 से ज़्यादा कॉर्पोरेट अर्निंग्स को फाइलिंग से देखी और 3:30 बजे के बाद से जितने भी आए हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स उस पर फोकस कर आपके लिए 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स लेके आए हैं। आप कागज़ और कलम लिख लीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो है बजाज फाइनेंस। यहाँ पे सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है एनबीएफसीज है इंडिया का। और यहाँ पे जो नंबर्स देखने मिले हैं, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम ले लीजिए या प्रोविजंस ले लीजिए या पैट, तीनों सेगमेंट्स में जो है अच्छी ग्रोथ आई है और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लार्जली कहे हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लगभग 25 से लेकर 30 बेसिस पॉइंट्स तक का निम्स यानी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होती है उसमें गिरावट देखने मिल सकता है। अब इसका रीज़न यही है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं, क्योंकि ब्याज दर अभी भी हाई लेवल्स पे है, उसके कारण जो है वो इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हालांकि लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है LTTS। Q2 के नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन अगर मार्जिन्स की बात करें तो उसने बीट किया एस्टिमेट्स को और वेज हाइक्स भी देखने मिली इस बार आईटी कंपनीज को। तो उसके अलावा भी मार्जिन्स अच्छे आए हैं। लेकिन एक दूसरा बात है कि जो गाइडेंस कट हुई है, ये जो आपकी जो सीसी ग्रोथ होती है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की, वो पहले 20% था वित्त साल 2024 के लिए, अब उसको घटा के 17.5 to 18.5% के प्राइस बैंड में कर दिया है। ऐसे प्रू के बारे में बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, खराब नतीजे देखने मिले हैं सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स को। तो स्टॉक में जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। और यहाँ पे उनके जो बड़े चैनल्स होते हैं, जिस तरह इंश्योरेंस की बिकवाली होती है, वहाँ पे जो है अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली है। इसके कारण प्रीमियम्स भी कम आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट के द्वारा। बात करें हुडको भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे OFS आ रही है, लगभग 7% तक की OFS रहने वाली है। और जिसका फ्लोर प्राइस रखा है वो है 79 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि अगर जो करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 12% डिस्काउंट पे है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो रिटेल निवेशक है उनके लिए OFS खुलने वाला है थर्सडे को, यानी कल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोमेटो भी फोकस में रहेगा। ये हमारा रहेगा 5वां स्टॉक। इस पे जो है जोमेटो में 2 पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है। एक, IRCT के साथ इनका करार हुआ है, अगर आप ट्रेन में चढ़े हैं और आप प्री ऑर्डर कर रहे हैं मील्स तो जोमेटो आके वो डिलीवर करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। दूसरा डेवलपमेंट आया है स्विगी जो जोमेटो का कॉम्पिटिटर है, उनके वैल्यूएशन बढ़ गए हैं। जो इन्वेस्को ने मार्कअप कर दिया वैल्यूएशन को, 40% से ज़्यादा वैल्यूएशन मार्कअप किया है। अब आप सोच रहे होंगे इसका इंपॉर्टेंस जोमेटो में क्या है। याद रखिए जोमेटो का 55% मार्केट शेयर है और स्विगी का जो है बाजार में 45% का मार्केट शेयर है। तो अगर स्विगी के वैल्यूएशन अनलिस्टेड मार्केट्स या प्राइवेट मार्केट में बढ़ रहे हैं तो एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट जोमेटो में भी देखने मिल सकता है। अब बात करेंगे जो 6 स्टॉक रहेगा वो है ओरिएंट सीमेंट का। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि जो ओरिएंट सीमेंट के प्रमोटर हैं उन्होंने अदानी ग्रुप को अप्रोच किया है कि यहाँ पे वो अपनी स्टेक को जो है वो बिकवाली कर सके। अब इनका जो स्टेक ऑलरेडी 39% स्टेक होल्डिंग करते हैं और इसका जो वैल्यू है वो 1540 करोड़ रुपए का है। और स्टॉक में ऑलरेडी 3 महीने से तेजी देखने मिली है। स्टॉक 30% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है। 7वां स्टॉक रहेगा तेजस नेटवर्क्स और यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट करार किया गया है फाइबर कनेक्ट के साथ, जहाँ पे वो ऑप्टिकल नेटवर्क्स को जो है डिप्लॉय करने वाले और ये इटली में करने वाले हैं। अब याद रखिए फॉरेन मार्केट्स के हाई मार्जिन मार्केट्स रहते हैं ऑप्टिकल स्पेस में। और जो 8वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज आज का। वो फोकस में है L&T फाइनेंस। नुवामा की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है बाई के साथ और जो लक्ष्य रखा है उसके बारे में बताएं तो 160 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य है। उन्होंने जो मेंशन किया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस है उसमें जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। जो CEO डेजिग्नेट है वो एक री रेटिंग ट्रिगर है और जो होलसेल लोन्स है वहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। रिटर्न ऑन एसेट्स पे भी जो है एक बुलिश नज़रिया जो है ब्रोकिंग हाउस का देखने मिला है। और जो आखिरी स्टॉक रहेगा जो हमारे फोकस में रहेगा और जिस स्टॉक के लिए मैं जाना चाहता हूँ वो है आपका खबर सेगमेंट में पॉलीकैब। अब इस स्टॉक में इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बज़ आ रही है कि स्टॉक जो है MSCI की इंक्लूजन हो सकती है उसके स्टॉक की इस इंडेक्स में नवंबर के महीने में। ऑलरेडी HNIs और DIs स्टॉक की जो है एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और एनालिस्ट का मानना है कि जो FIs जो फॉरेन निवेशक होते हैं वो जो है इन्होंने कम इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि अंडर ओन्ड है पॉलीकैब में। और लगभग फॉर FIs का 9.66% स्टेक यानी कि 10% के स्टेक के नीचे है।
तो फ्लोज में एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। और आज जो है Q2 नंबर्स आने वाले हैं पॉलीकैब के, तो यहाँ पे भी बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि नंबर स्ट्रांग देखने मिल सकते हैं, स्पेशली केबल वायर सेगमेंट में और एफएमई सेगमेंट का रेवेन्यू आउटलुक लेके। तो इन 9 स्टॉक्स को जो है ज़रूर से आप नोट करिएगा और इन स्टॉक्स में जो है आपने रडार में रखिए दिन के ट्रेड में। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सारे शेयर्स बताए। मेरे को आपका 5वें नंबर वाला शेयर जो जोमेटो है ना, वो बहुत पसंद आया। वो कह रहे हैं कि अब तो रेलवेज पे भी जाएंगे। मेरे को लगता है सिर्फ हवाई जहाज ही छूट गया ऐसा, अब सिर्फ एक एयरप्लेन ही छूट गया जहाँ पे जोमेटो डिलीवरी नहीं करता, और सब जगह डिलीवरी होनी शुरू हो गई है अब रेलवेज पे भी डिलीवरी होगी। अच्छी बात है, बढ़िया है। जोमेटो पे ही जरा बात कर लेते हैं एक बार। आदित्य, आप जरा जोमेटो का शेयर देखिए और ज़रा ये बताइएगा कि सब लोग कह रहे हैं कि इस साल के अंत में होते होते 135 हो जाएगा, चांसेस कितने हैं सर? पहले चर्चा करते थे लोग कि टोमेटो और जोमेटो का भाव सेम चल रहा है, अभी दौर वो चला गया, अब अच्छा चल रहा है स्टॉक। तो साल के एंड में अच्छा रिटर्न हो सकता है, क्योंकि आप देखें तो स्टॉक में राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो 115 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो इसका लिस्टिंग के वक्त एक लो बना था। तो एक बार 115 116 को निकाल लेता है तो इसकी जर्नी चालू हो सकती है टुवर्ड्स 135 एंड 155 एज वेल। तो बुलिश आउटलुक है। ओके, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, ठीक है आदित्य। तो ये बात हो गई जोमेटो पर, और ये सारे नवरत्न शेयर भी हमारे सामने आ गए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छे नंबर्स आए या फिर नंबर्स के बाद का क्या ट्रेड बनता है, एक बार हैप्पीएस्ट माइंड को भी ले लेते हैं। वहां पर रिपोर्टेड मार्जिन जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस लगभग 110 बीपीएस से बढ़ोतरी हुई है। हैप्पीएस्ट माइंड या फिर और कांस्टेंट करेंसी भी ग्री हुई है। हैप्पीएस्ट माइंड पर कोई ट्रेड देखते हैं आप सोनी? में अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा डिप अगर आपको मिले अराउंड 840 और 835 इस रेंज में, एक स्मॉल डिप ही है, तो ही आप एंटर कीजिए, क्योंकि इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 828 825 रेंज पे है। तो इसी डिप में अगर आप एंटर करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, वहां से बाउंस बैक होने के चांसेस शायद हो सकते हैं, और ऊपर की तरफ दोबारा वो 850 टू 860 के रेंज में जा सकता है। सो रेंज में ही अगर आप डिप में एंटर करेंगे तो बेहतर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा। तो आज के लिए वेट एंड वॉच बनेगा स्टॉक। की तरफ हम बढ़ते हैं जहां पर मोमेंटम होगा। खबरों वाले शेयर्स आपने देख लिए, नवरत्न शेयर्स आपने देख लिए। मार्केट की ओपनिंग के लेवल फ्रीज हो गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। करीब 6 से 7 पॉइंट की तेजी है। बैंक निफ्टी में भी एज सच कोई आपको दिक्कत दिखेगी नहीं। अब फ्रीज लेवल एक बार वो भी दिखा दीजिए। और दूसरी बात, अब मैं जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स पता कर लेता हूँ जहाँ पर मार्केट के अंदर तेज़ मोमेंटम आ सकता है। एक बार जरा कैंपस चेक करेंगे संतोष जी, आप कैंपस मेरे को जरा स्पीड से बताइएगा, आज प्लस करूँ कि नहीं करूँ कैंपस? यस डिम्पी, कैंपस ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप स्टॉप लॉस लगाइएगा 285 का, अगर ये 310 का लेवल क्रॉस करता है तो 330 तक जा सकता है। आप बताना जरा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नाम से एक कंपनी है, उसको प्लस करूं आज के नहीं करूं? मेरे को लग रहा है कि इसको आज भी प्लस करना चाहिए, थोड़ा रखना भी चाहिए। एक बार जरा जल्दी से चेक कर लीजिए आप, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। आदित्य, मिल गया आपको शेयर लक्ष्मी ऑर्गेनिक? 285 का रेट है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में एक्चुअली एक अच्छा अपमूव आया फ्रॉम 270 से लेके 304। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को मैं 305 पे लॉन्ग करूंगा, अभी वेट एंड वॉच करूंगा। 305 पे आता है तो वहां से लॉन्ग कर सकते हैं। 290 का रहेगा स्टॉप लॉस और 310 से 340 का रहेगा टारगेट। कुछ एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है। कल टायर वाले स्टॉक्स में बस था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने फिर से 2600 के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। क्या मैं आज खुलते प्लस करूं? और मैं थोड़ा रखना चाहता हूं सीरीज के एंड तक, तो सीरीज के एंड में क्या रेट आ जाएगा, क्या टारगेट मिल जाएगा बीकेटी के अंदर? बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। कल रेजिस्टेंस के ऊपर का क्लोजिंग दिया है इसने बहुत क्लियरली, तो यहाँ पे आप अगर लॉन्ग करें तो पहला टारगेट आपके लिए जो निकल के आ रहा है वो 255 का है। दूसरा टारगेट है
सॉरी 2655 का है, दूसरा टारगेट जो है वो आपका 2690 का है। तो मोमेंटम ओवरऑल अच्छा है, वॉल्यूम्स में भी डिसेंट पिकअप है। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम अ वीक और अ मंथ काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये तो बात हुई टायर स्टॉक्स में बालकृष्णा की। अब एक बार कमोडिटी मार्केट्स को भी समझ लेते हैं। इस वक्त वहां ओपनिंग किस तरह की दिख रही है। विश्व मोहन हमारे साथ बने हुए बताने के लिए। विश्व बताएं। देखिए, आज अच्छी ओपनिंग हुई है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। एमसीएक्स गोल्ड में भी अच्छी तेजी है, चांदी में भी अच्छी तेजी है, और जो एक्सपोर्ट्स है वो भी हाँ उनको लग रहा है कि ये तेजी आगे और भी एक्सटेंड हो सकती है, और उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है 59,400 से 59,600 के टारगेट के लिए। उनको लग रहा है कि ये तेजी आगे और एक्सटेंड होगी। चांदी में भी उनको लग रहा है कि और तेजी बढ़ेगी। हालांकि अब जो उन्होंने टारगेट है उसे बढ़ाकर 72,000 के ऊपर भी कर दिया। पहला टारगेट उनका 71,800 का था, जो मार्केट खुलते ही अचीव हो गया था। कच्चे तेल की बात करें, यहां पर जबरदस्त तेजी है, 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर दिख रही है। और जो टारगेट नया टारगेट आ रहा है 7,400 तक का। इसके अलावा मेटल्स में अगर बात करें तो मेटल्स में कॉपर उनकी टॉप पिक है। कॉपर लग रहा है कि आज खरीद कर जाना चाहिए, और कॉपर का जो उनका टारगेट है 706 रुपए का नया टारगेट आ रहा है। 708 रुपए का, 703 से 708 का नया टारगेट है। 693 रुपए का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है। तो ये शुरुआती टिक्स है जहां पर सभी काउंटर में ठीक ठाक तेजी आज नॉन एग्री मार्केट में दिख रही है। जी, इतना संघर्ष करना पड़ा तो बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी रखने के लिए। अब जरा मार्केट खुलने को है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। लेवल्स आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे। आज मैं फिर से बोलूँगा, इंडाइसिस पे आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। इंडाइसिस आपको ज़्यादा बड़ा ट्रेड आज भी नहीं दे। 850 का रेजिस्टेंस सामने खड़ा होगा, 700 का पहला सपोर्ट सामने खड़ा है, दूसरा फिर 600, फिर 500। वो मैंने आपको बता दिया था कि जिनका जितना रिस्क है उस हिसाब से है। 20,000 की शक्ल या 20,000 का चेहरा तब आप देखेंगे जब आप 850 एक बार पार करेंगे। वो क्लोजिंग पे भी चाहिए, सिर्फ इंट्राडे स्विंग से बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, आज के जो बढ़ने वाले शेयर हैं एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। पहले मैं बड़े टॉप 50 काउंटर्स दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। सिप्ला, ओएनजीसी, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब में करीब आधे % से 1% के आसपास की बढ़त है। इसमें मेरे को कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं दिख रहा जिसकी मैं लीडरशिप पे ये दम भर के बोल सकूं कि मार्केट बहुत जल्दी आज 850 पार कर लेगा। इस वजह से कोई भी शेयर मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा, ना ही परसेंटेज से दिखा। दूसरा पॉइंट, विप्रो, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई लाइफ, ये वो शेयर है जहाँ पे करीब 1/4% से आधे % के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। इनमें से भी कोई ऐसा शेयर नहीं है जो मेरे को दिख रहा हो कि जिसकी वजह से बाजार के अंदर तेज़ गिरावट आ जाए या फिर अपने सपोर्ट टूट जाए। इन दोनों शेयर्स के सेगमेंट को देखने के बाद आप ये बात मोटा मोटी समझ सकते हैं कि इंडेक्स पहले कुछ घंटे या कुछ समय कंसोलिडेट करेगा, लेकिन जैसे आप 500 वाली कैटेगरी पे आ जाएंगे वहां पर आपको शेयर धुआंधार तेजी के साथ दिखेंगे। आईटीआई जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, आज 3% गैप के साथ खुलेगा, ध्यान रखिएगा। एमआरपीएल ये फिर चलेगा। लक्स इंडिया चलने के चांसेस हैं। बाजार में बेल बजी और 1172 शेयर एडवांसेस में आपको दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन ठीक आ रही है कई दिनों से, भले हम रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर रहे, बट एडवांस डिक्लाइन से ये पता लग रहा है कि बाजार के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। पहला टिक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो 7 पॉइंट का है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इस समय फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो रहा है। 80 पॉइंट को ज़्यादा मायने नहीं रखते। 44,300 इसके लिए बहुत क्रिटिकल एरिया है, ये इसको ब्रेक ना करे और फिर 44,500 ले आए। ऐसे ही 19,850 आ जाए या 19,700 ब्रेक ना हो, इन दोनों ही में से जब तक कुछ होता नहीं है आप रेंज का ट्रेड करेंगे। 1250 शेयर आपको एडवांसेस के तौर पर दिख रहे होंगे। आ जाते हैं फटाफट से टॉप गेनर कौन कौन से बाजार की हेल्प करने वाले शेयर्स। हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से चल जाएगा, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो ओपनिंग में गैप कर रहा है ना, ये थोड़ा काम का है। भले ही रिदम बाद में नहीं जुड़ रही है, बट ओपनिंग का कई लोगों को एनालिसिस करने की आदत होती है, तो उसमें शेयर बहुत काम का है। अपनी स्क्रीन पर ऊपर लगा के रखिए। दूसरा, इन्फोसिस एक आया है दमदार शेयर, जो मेरे को लग रहा है थोड़ी हेल्प करने के मूड में आया आज इंडाइसिस की, इसलिए निफ्टी पे आज ज़्यादा गौर फरमाइएगा। इन्फोसिस को स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। दूसरा शेयर है सीमेंट के 2 बड़े प्लेयर, पहला ग्रासिम, दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट। ये आधे % ऊपर आए हैं, ये भी बाजार की हेल्प करने के लिए आए हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में जो इन्फोसिस, थोड़ा सीमेंट कंपनीज का जो ऊपर आना, थोड़ा अडानी ग्रुप के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना, और आज हिंडाल्को जो आदित्य भी आपको मैटर्स के बारे में बता रहे थे, चाइना का नंबर आया ऑलरेडी, आपको पता ही है जीडीपी का, तो ये थोड़ी हेल्प करेगा बाजार को, आज ज़्यादा नीचे जाने नहीं देगा।
आ जाते हैं कमजोर शेयर्स पे। इसी सेगमेंट के कमजोर शेयर कौन से हैं? बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग, फिनसर्व में प्रॉफिट बुकिंग है, HDFC बैंक में थोड़ा आज नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं है बट आधा % तो है ही, तो ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी को ड्रैग करवा के रखेगा। जल्दी से नेक्स्ट 50 चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम हीट मैप भी लेके आएंगे, फिर मेहमानों से कनेक्ट करके जब तक उन्होंने ट्रेड ढूंढ ही लिए होंगे वो आपको इनका बता देंगे। नौकरी 1% ऊपर है, PNB, जोमेटो 1% ऊपर और श्री सीमेंट भी 1% ऊपर। आज थोड़ा सीमेंट वाली कंपनीज वापस से बज़ में है, तो आप सौदे अगर स्विंग के ढूंढने हो तो सीमेंट में आपको अच्छे मिल जाएंगे। 25 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 1300 शेयरों का एडवांसेस अभी भी है। बाजार को कोई बड़ा क्रैक नहीं आएगा ऐसा देखने से तो लग ही रहा है। आ जाते हैं हीट मैप पे, स्क्रीन पे जरा हीट मैप लेके आइएगा और इन बिटवीन में 1-2 शेयर जब तक आपको नोटिस कराता हूँ, हीट मैप आएगा स्क्रीन पर। उसमें ITI अब हो गया 5.5%। मैंने आपसे कहा था 3 के बाद ये थोड़ा चलेगा। आप NBCC को भी आज एक्टिवली देखिएगा, MRPL भी 3% ऊपर आ चुका है, गोदरेज इंडस्ट्रीज 4% ऊपर है। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें आज थोड़ी कांटे की टक्कर है, कल पूरी ग्रीन थी, आज पूरा ग्रीन नहीं है, आज थोड़ा इंडाइसिस भी नीचे है। आज का दिन फिर से वेट एंड वॉच का दिन होगा। आगे अब मेहमानों से कनेक्ट करेंगे प्रियंका, वो बताएंगे आगे कैसे चल रहा है मार्केट। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली मिड कैप में वो स्टॉक्स देख लेते हैं जहां नंबर्स का देखिए इम्पैक्ट था। सिंजीन के नंबर्स थोड़े वीक थे। LTTS आपको याद होगा हमने बात की कि नंबर्स अभी इस क्वार्टर के ठीक दिख रहे हैं, लेकिन आगे की गाइडेंस उनकी वीक है। यहाँ पर 2.5-3% का दबाव दिख रहा है। ट्राइडेंट पे भी कुछ न्यूज़ थी, कल एक नेगेटिव न्यूज़ थी, आप उस पर दबाव देख रहे हैं लगभग 2% की। टाटा कंज्यूमर काफ़ी चला, ये वहाँ से आप थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है वरुण बेवरेजेस में। लेकिन जो चलने वाले काउंटर्स में ऑयल वाले काउंटर्स, ऑयल इंडिया जैसे, और आप मिड कैप IT के काउंटर, क्योंकि टाटा एलिक्सी के नंबर्स अच्छे हैं, तो कोफोर्ज में, परसिस्टेंट में वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। मेटल के कुछ काउंटर्स में, एल्यूमिनियम, नैल्को जैसे काउंटर्स हैं, वहाँ पर मिड कैप में मूव दिख रही है। स्मॉल कैप में भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटाज आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग नेम आ रहे हैं। MMTC में आज आपको लगभग 8% का डेंट दबाव दिख रहा है। 9-10% हो गया। प्रॉफिट बुकिंग है या फिर जितनी तेजी से भागा था थोड़ी बहुत स्लिप हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ प्रॉफिट बुक भी हो रहे हैं और एक बार वैल्यूएशन के लिहाज से भी इन्हें असेस करना चाहिए व्यूअर्स को। MMTC पर इस वक्त आपको 10% का डेंट दिख रहा है। कैनफिन होम्स 1% कमजोर, नंबर्स इन लाइन थे, ट्रेड पहले हो गया है। जेंसर टेक्नोलॉजी, KPI टेक ये थोड़े से वीक दिख रहे हैं, लेकिन जो काउंटर्स दूसरे चल रहे हैं, स्मॉल कैप में NBCC में मूव है, MRPL आज भी चल रहा है। मेसगांव डॉक को एक ऑर्डर मिला है नया, वहां पर मूव है और सुजलॉन में भी आपको मूव दिख रही है। अब अभिषेक के पास चलते हैं और कुछ ओपनिंग ट्रेड्स डिस्कस करते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन है आपको प्रियंका ने, डिम्पी ने सारे के सारे हाईलाइट कर दिए और कोई बहुत सरप्राइजेस नहीं है। जो खबरें हैं जो हमने आपको पहले बता दी थी, एग्जैक्टली उसी तरह का ट्रेड ओपनिंग सत्र में देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं अब ये जानेंगे और हमारे चारों के चारों ट्रेड के महारथी तैयार हैं आपको धमाकेदार ट्रेड बताने के लिए। शुरुआत सोनी आपसे करेंगे, मौके कहां है, क्या ट्रेड करना अभी? ये मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा SBI कार्ड में। SBI कार्ड में हमने अच्छी ओपन इंटरेस्ट और लॉन्ग बिल्टअप की तरफ से देखा है। सो SBI कार्ड आप करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। 790 का स्टॉप लॉस लगा है और टारगेट रहेगा 830। ठीक है, सोनी की तरफ से बाय की पहली रिकमेंडेशन SBI कार्ड। संतोष जी आपकी नजर कहां पर है? मेरी नज़र सन टीवी पर है। आज मीडिया स्टॉक्स में स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही है। सन टीवी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। आज ये F&O बैंड से बाहर भी आया है, तो मुझे लगता है आज इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। स्टॉक अभी 1% ऊपर है, पोटेंशियल है स्टॉक में कि 4-5% की तेजी आज इंट्राडे में दिखा सकता है। तो करंट लेवल पर खरीदारी कीजिए। 642 का स्टॉप लॉस रहेगा, 680 और 700 रुपीज के टारगेट रहेंगे। रुपए तक के टारगेट सन टीवी में बढ़िया 4 से 5% के मूव के लिए तैयार रहिए और बिल्कुल इसको अपनी लिस्ट में शामिल करके रखिए। सन टीवी को बढ़िया आपको तेजी दिखा सकता है शेयर। ये आदित्य बताइए, अब आपकी बारी है। आपकी तरफ से कौन सा शेयर या कौन से शेयर, अगर 2 हैं तो वही बता दीजिएगा आप। राइट, तो मुझे मेटल सेक्टर में बहुत अच्छा आउटलुक लग रहा है। जैसे काफी दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि हमको लगता है कि डॉलर में अच्छा करेक्शन आ सकता है, तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी मेटल काउंटर्स है। ग्लोबल मार्केट में भी कॉपर में अच्छी दमदार तेजी देखने को मिल रही है, 1 से 2% की बढ़ोतरी है।
और वहां पे भी चार्ट फर्दर स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहे हैं। तो JSW स्टील अच्छा लग रहा है फ्रॉम मेटल पैक, उसको बाय किया जा सकता है 798 में। स्टॉप लॉस रहेगा 770 का और टारगेट रहेगा 830 से 850। दूसरा स्टॉक रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम, अगेन मेटल पैक से। उसमें भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो काफी दमदार पैटर्न बन रहे हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम को बाय किया जा सकता है 101.30 पे और स्टॉप लॉस रहेगा 98 का और टारगेट रहेगा 106 से 110 का। बढ़िया टारगेट JSW स्टील और नाल्को। आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में मूव बनेंगे और शायद इंट्राडे में आपको ना ये एक्सटेंड होते हुए और अच्छे से दिख सकते हैं। हिंडाल्को आज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि टॉप गेनर है निफ्टी का, इसके पीछे JSW स्टील, टाटा स्टील, और हमने आपको हाईलाइट करके बताया भी था कि जिस तरह से चीन के GDP आंकड़ों में सुधार देखने को मिला है, सीधे सीधे बेनिफिशियरी ये स्टॉक हो सकते हैं। मूड अच्छा है यहाँ पर। कुछ बताइए अपने कड़क शेयर कहां पर ट्रेड करें अभी के अभी? तो अभिषेक, एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे आ रहा है वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। स्टॉक ने कल एक अच्छा खासा गैप अप दिया था, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट था। यहाँ पे ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है। 450 और 465 के दो लेवल्स के लिए आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 429 के आसपास 429 के आसपास लेके चलें। सो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स अच्छा फॉलोअप है, इसको आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। नवरात्रों का शुभ मुहूर्त चल रहा है। कल्याण जी ज्वेलर्स कई बार हम आपको नोटिस करवा चुके हैं, आज फिर से 3% के साथ चल रहा है ये। एक बार जरा आदित्य आप इसको चेक करेंगे, कल्याण जी ज्वेलर्स। हाँ, कल्याण ज्वेलर्स में आई थिंक बहुत ज्यादा रनअप आ चुका है फ्रॉम ऑलमोस्ट 239 से लेके अभी 309 तक भाग चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दिख रहे हैं क्योंकि स्टॉक थोड़ा वॉल्यूम डिक्लाइन होता जा रहा है, शेयर बढ़ता जा रहा है, तो काफी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं दिख रहा स्टॉक में। तो मैं कहूंगा अभी तो बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वेट करें डिप के लिए। एक और शेयर भी है जो मेरे को सोनी से पता करना पड़ेगा। सोनी L&T फाइनेंस होल्डिंग, आज सुबह हमने दो जो F&O के शेयर्स दिए ना, उसमें से एक शेयर ये भी था। ये आज ठीक ओपनिंग हुई है, इसकी ख़राब ओपनिंग नहीं है और बाकायदा भी 1.25 रुपये ऊपर भी है। इसको आज दिन भर रखें और थोड़ा 2-4 दिन के लिए रख सकते हैं। ये टिपिकली एक ब्रेकआउट कर रहा है अभी। जी डिम्पी जी, इसमें जो है कल काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस हुए थे, प्लस डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बहुत ही अग्रेसिव बने थे इसमें। सो मेरे ख्याल से ये पोजिशनल ट्रेड अच्छा रहेगा। आप इसको 3-4 डेज के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। और 140 का जो इसका एक लेवल है रेजिस्टेंस, जहां पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स मौजूद है, आज के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वो 140 को ही टेस्ट कर रहा है। अगर उसके ऊपर क्लोज देता है तो ये कॉल राइटर्स अपनी स्ट्राइक से एग्जिट कर जाएंगे और जो कि ऊपर का है 145 या 150 में ही जाके समाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये इसको होल्ड कीजिए। 145 तो डेफिनेटली आना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी इसमें उसी कॉल स्ट्राइक में से। सो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा लग रहा है, आप इसको होल्ड कीजिए। नीचे की तरफ सपोर्ट भी इसके मल्टीपल है, 136 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए, बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको MMTC, STC, ITI, MSTC, इस तरह की कई सरकारी कंपनीज को ठीक उनके चलने से पहले आपको बताया था। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज नहीं चली, आपने खुद से देखा होगा बहुत ज़ोर की सारी कंपनीज चली हैं, लेकिन ज़बरदस्त प्रॉफिट होने के बाद हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे है। मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टम में खबर चल रही है कि 2-4 कंपनी शायद बंद हो सकती है, सरकार ऐसा सोच रही है, लेकिन भाव को देख के ना तो डाटा को देख के मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि ये कंपनीज अभी और रुकने जा रही हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको खरीद लो, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर हैं तो आप बने रहिएगा। दूसरी बात, आपको ऐसा अगर लग रहा है कि आपको इस सौदे से बुक करना है प्रॉफिट, तो भले आप यहाँ पर कर भी सकते हैं। एक खबर आप अपनी स्क्रीन पर और भी देख पा रहे हैं कि MCX के जो नए सॉफ्टवेयर जो अभी हाल में ही अपडेट हुआ, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, भाव में देरी हो रही है और भाव डिले होके हुआ आ रहे हैं। अभी मेरे साथ विश्व मोहन जुड़ जाएंगे, मैं उनसे जरा और अपडेट ले लूँगा, क्योंकि जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें बताया जा रहा है कि मेंबर्स को फाइल तक नहीं मिली है। वो टिपिकली ऐसी फाइल्स होते हैं जिसमें भाव ऑटोमेटिकली अपडेट्स होते हैं। तो ये एक बार ज़रा चेक करवा लेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये टेक्निकल ग्लिच है या फिर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है तो सेबी ने जो बात रखी थी वो शायद बिल्कुल ठीक साबित हो रही है कि पहले टेस्ट तो कर लो, उनको रोक दिया था, फिर बाद में 2 दिन की टेस्टिंग करवाई थी
फिर देखते हैं, अभी शोन थोड़ी और डिटेल आपके सामने लेके आ जाएंगे जो पता कर रहे हैं। इस बीच मेरे पास एक और शेयर भी है, मैं ज़रा उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। उस शेयर का नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पात, GPIL के नाम से वो आपको कंपनी मिलेगी, 4% ऊपर है। ओह ठीक है, डन। विश्वमोहन मेरे साथ आ ही रहे हैं, मैं GPIL पे बाद में जाऊँगा, उसके बाद पहले मैं ज़रा इस पे ही बात कर लेता हूँ। एक और चीज़, MCX का चार्ट भी जरा आप इंट्राडे भी दिखा दीजिएगा, इसके अंदर भी अभी थोड़ी रुकावट आई है, यानी कि एकदम से चलने से थोड़ा रुक गया है। मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूं, MCX इकलौती एजेंसीज है जिसके पास सोने और चांदी के इस तरह का ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, उनके पास मेटल का इस तरह का प्लेटफॉर्म है, अभी और किसी पीयर के पास नहीं है। दूसरी, इसलिए MCX इसका बेनिफिट उठा लेता है। दूसरा, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पास तो अभी भी आती हैं इक्विटीज़ में, तो कमोडिटीज़ में आ जाए कोई मेरे को बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी क्योंकि नया नया सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम किस तरह की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर भाव डिले से आ रहे हैं, गड़बड़ आ रहे हैं, तो फिर समझने की बात हो जाएगी। विश्वमोहन ने सारी पड़ताल कर ली है। विश्वमोहन, बेसिक चीज़ तो हमने बता दी है, प्रॉब्लम क्या है ज़रा ये बता दो आप। देखिए, मैंने CPI के जितने मेंबर्स हैं उनमें से 3 मेंबर से मैंने बात की, तो उनके ग्रुप में भी चल रहा है, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की अलग अलग शिकायतें हैं। जब 16 तारीख को शुरू हुआ था मंडे को, तो उस प्लेटफॉर्म शुरुआत में भी मॉर्निंग सेशन में भी उनको दिक्कतें हो रही थी, फिर धीरे धीरे दोपहर के बाद उन्होंने दिक्कतें खत्म की, फिर शाम को कुछ शिकायतें की गई थी कि इवनिंग के सत्र में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब कल से कुछ ग्लिचेज आ रहे हैं। एक तो भाव उनके अलग अलग ऐप्स पे, जो जैसे IIFL के ऐप्स है उस पर अपडेट नहीं हो रहा है। कुछ जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी पर्सनली मुझे मैसेज किया है कि IIFL का जो ऐप वो यूज करते हैं, जो भाव कुछ और है और ट्रेडिंग किसी और भाव पर हो रहा है, इससे उनसे उनको नुकसान भी हो रहा है, और जो बिड और आस्क का जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही ऑर्डर कंफर्म होने में भी काफ़ी देरी हो रही है, तो ये सब सारी दिक्कतें आ रही है। इससे पहले भी TCS के प्लेटफॉर्म को लेकर अगर जो पुराना अनुभव की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने 2 ब्रोकरेज हाउसेस से बात की थी। कोटक सिक्योरिटीज़ में एक वहाँ के जो ब्रोकर है, वहाँ पुराने एक्सपर्ट है, उनसे बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि उनका अनुभव TCS के साथ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था। इससे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज़ में भी बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में TCS अपना इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही थी, तो उन्होंने भी एक ही प्लेटफॉर्म अब फिलहाल यूज कर रहे हैं। तो ये दिक्कतें, TCS का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म को लेकर, और ये शिकायतें MCX के साथ भी आ रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह से इसमें सुधार किया जाता है, क्योंकि अनुभव तो लंबा है TCS का, तो डेफिनेटली इस पर कुछ काम किया जाएगा। लेकिन अभी एक्सचेंज की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैंने एक्सचेंज को फ़ोन भी किया था, वहाँ अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। चलिए ठीक है, अपडेट का इंतजार रहेगा आपसे भी विश्वा। शुक्रिया ये हाईलाइट करने के लिए। तो नए सॉफ्टवेयर को लेकर कई शिकायतें, हालांकि MCX के स्टॉक पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, जो यूजर्स हैं, जो इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए मुश्किल ज़रूर हो रही होगी। बढ़ते हैं आगे, इक्विटीज़ में कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चर्निंग तो आपको बाजार में उन सेक्टर्स से भी पार्टिसिपेशन अब दिख रही है जो नहीं इतना परफॉर्म करते। कल से अगर आपने नोटिस किया तो लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स भी सामने आए हैं, और अब आप देखें तो सिप्ला जैसे काउंटर्स गेनर्स भी हैं, फ्यूचर्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और इनफैक्ट डिवीज लैब जैसे काउंटर्स, तो कुछ फार्मा काउंटर्स भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब भी जहां अच्छी बढ़त दिख सकती है वो मेटल ज़रूर है। GNFC जैसे काउंटर्स अच्छी खासी मूव के बाद भी अब इतनी तेज़ी दिखा रहे हैं। GNFC में कितने लेवल और पॉसिबल है अगर इसमें कोई होल्ड रहता है तो, सोनी? लॉन्ग टर्म नहीं, बहुत सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से। जी, GNFC में परसों हमने देखा था काफी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनाया था, उसका गेन्स जो है या फिर उसका लो का जो रेंज है वो अभी भी प्रोटेक्टेड है और डिफेंड हो रहा है। सो मेरे ख्याल से आज में अगर क्रॉस करता है 680 का लेवल, सो इसमें और भी आपको तेजी नजर आएंगी। 700 का इसका टारगेट बन रहा है इजीली, और ये उसी तरफ पे जाके ही उसके बाद इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। सो 700 का टारगेट इसमें बना रहा है, और इसी लेवल से भी आप खरीद सकते हैं, और इसका नीचे का स्टॉप लॉस अगर किसको प्लेस करना है तो 645 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये तो GNFC पे बात हुई। बजाज फाइनेंस खुला ज़रूर दबाव के साथ था, थोड़ी रिकवरी आई है अभी भी, हालांकि आप 1% लगभग 1% की वहाँ पर दबाव देख रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा रिकवर तो हुआ है। और अब टाटा मोटर्स भी रिकवर होकर 1% तक की बढ़त दिखा रहा है। ऑटो के कुछ और काउंटर्स भी आए, इनफैक्ट टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स के भी टाटा हैरियर, टाटा सफारी, नए इनके लॉन्चेस हुए थे नए वेरिएंट्स के, और
उसका एक प्रीमियम भी, इनफैक्ट एक ब्रोकिंग फर्म ने कहा है कि लगभग 26 रुपए पर शेयर का एक प्रीमियम भी टाटा मोटर्स के स्टॉक में टाटा टेली के स्टेक सेल से ऐड होते हुए दिखाई देगा। और ये नए लॉन्चेस की भी उन्होंने बात की थी कि सिग्निफिकेंट रहेंगे। आगे हम आपके लिए वो इंटरेक्शन भी लेकर आएंगे जो सुमित ने की है कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। लेकिन इस वक्त क्या पॉसिबल ट्रेड्स टाटा मोटर्स पर, मारुति सुजुकी पर कुछ दिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, टाटा मोटर्स ने भी कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, बट अदरवाइज अगर हम देखें तो कल का जो लो था ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट ही हुआ है, कह सकते हैं आप भाई। उसके आसपास ही जाके स्टॉक रिबाउंड किया है, तो इतना भी कोई मेजर डिप या करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। टाटा मोटर्स आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। जो रिसेंट हाइज इसने बनाए थे 675 के करीब के, वो आपके लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 695 के आसपास का। स्टॉप लॉस आप 645 के करीब लेके चले। तो टाटा मोटर्स ओवरऑल हमें यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। पोजिशनली यहाँ पे 750 के ऊपर के लेवल्स भी आपको देखने में मिल सकते हैं। मारुति की जहां तक बात है, यहाँ पे भी बहुत क्लियर अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट है। 10,700 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, अभी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कल की क्लोजिंग भी उसके ऊपर रही है। सो ओवरऑल सेटअप यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो 11,000 को अपना पहला टारगेट बना के चलें। 11,400 विल बी योर सेकंड टारगेट। और स्टॉप लॉस जो है उसको आप लेके चले 10,500 टू 400 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, जो इसके टिपिकल सपोर्ट जोन है। तो दोनों ही स्टॉक्स ऑन द स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। मारुति में मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू टाटा मोटर्स, बट ओवरऑल देखें तो सेटअप दोनों में ही पॉजिटिव। ओके, ठीक है। मारुति के पास लीडरशिप है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इससे पहले रिपोर्ट्स आई हुई हैं और एक बेहतरीन ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। खैर, मैं आपको फिर से इंडाइसिस की तरफ इसलिए लेके जाना चाहता हूं, जो हम आपसे बात कर रहे थे ठीक वैसे बाजार हो रहा है। कंसोलिडेशन का जोन है, मार्केट ना तोड़ेगा ना चलाएगा। आप देख पा रहे हैं 23 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। मैं एक बार आपको एडवांस डिक्लाइन भी दिखा देता हूँ, इंडिया विक्स भी दिखाता हूँ। स्पीड से फायर कीजिएगा, फिर हम 2 शेयर पे और चर्चा करेंगे। पहला, आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो सुबह ओपनिंग ठीक हुई थी, अभी भी कुछ ऐसा खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कांटे की टक्कर चल रही है। एडवांसेस जैसे ही 110 के आसपास आ जाए, अगर आपके पास भी सॉफ्टवेयर हो इस तरह का, या फिर आप टोटल भी चेक कर सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है डाटा ये, तो आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जैसे ही 100-110 का आंकड़ा पार होगा, बाजार की तरफ फिर से टिल्ट हो जाएगा और कवरिंग करेगा, क्योंकि उसमें वेटेज और गैर वेटेज दोनों वाले शेयर्स आएंगे। एक बार जरा आप विक्स भी दिखा दीजिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, उसके अंदर आज मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम ना होना भी अच्छी बात होती है। आज आप देख पा रहे होंगे विक्स में सिर्फ 1% तक का मूव है, टिपिकली 4% रहता था। एक शेयर मेरी लिस्ट में हो रहा है, वह आरती ड्रग्स, स्पीड से ऊपर आया है, 6% ऊपर आ चुका है। एक बार आपके रिकमेंडेशन चाहिए इस पे सोनी, आरती ड्रग्स पे। ये आरती ड्रग्स आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एक अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट दे चुका है। और इसका जो है ये अभी न्यूज बेस्ड हो या फिर जो भी रीजंस के वजह से हो, 580 इंट्राडे टारगेट में तो बन रहे हैं। सो आप इसी लेवल से खरीद भी सकते हैं। 580 का टारगेट रहेगा और नीचे की तरफ अगर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस करना हो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, सो 544 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। और मेरे को आज अगर आज मैं 2 शेयर जो दे रहा था उसमें से पहले मैं आरती ड्रग्स ही दे रहा था सुबह आपके सामने, जो मैं 2 F&O के शेयर देता हूँ, लेकिन आरती ड्रग्स नॉन F&O शेयर है, इसलिए मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन ये मोमेंटम काम आया और सोनी ने आपको रिकमेंडेशन भी दी थी। एक और शेयर है जिसके बारे में मैं MCX के दौरान पूछ रहा था, वह है GPIL, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, क्योंकि आज मेटल्स पे आदित्य का फोकस ज़्यादा है। मैंने सारी लिस्ट अपनी मेटल्स की चेक करी, मेरे को ये शेयर ज़्यादा पसंद आया। GPIL, आदित्य एक बार जरा आप चेक करेंगे। GPIL देखिए एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और काफी अच्छे पैटर्न्स बना रहा है, बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। बट नजरिया अगर 3 महीने का है तो बाय कर सकते हैं 663 के भाव से, और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 600 का और टारगेट रहेगा इसमें 720 से 750। 720 से 750 के टारगेट गोदावरी पावर में, तो बड़े टारगेट यहाँ से आदित्य की तरफ से। डिक्सन टेक को लेकर आएंगे, क्योंकि एक तो EMS वाली थीम वाली कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कहीं ना कहीं, और दूसरा फेस्टिव प्ले तो चल ही रहा है। आज ये 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर ये शेयर पहुंचा है और ऊंचाई पर जाने के बाद अब थोड़ा सा दिशा की तलाश करता है। हालांकि पिछले 6 दिनों की लगातार तेजी इसमें हमने देखी है। सोनी, डिक्सन टेक क्या भी हो आपका, क्या इसमें थकान आएगी इस शेयर में? थकान आए तो एंट्री के मौके तलाशने चाहिए, क्या भी हो आपका?
जी एक्चुअली अभिषेक जी, डिक्सन आज मेरे एक स्टॉक पिक में होने वाला था, बट आज सिंस सारे आईटी इंडस्ट्री में काफी रिजल्ट्स है तो इसको मैंने अवॉइड किया था। इसमें लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस कल बने थे, बट ऐसा नहीं कि एंटायरली लॉन्ग बिल्टअप बने थे, थोड़े बहुत मिक्स ऑफ शॉर्ट्स भी हुए थे, यानी कि यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है। सो मेरे ख्याल से 5500 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो 5500 जब तक क्रॉस नहीं होता है शायद यहाँ से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आए। डिप आपको मिलेगा अराउंड 5400 टू 5380, तो इसी रेंज में लेना बेहतर रहेगा। और इसी रेंज पे आप अगर एंटर करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, क्योंकि उसके नीचे का जिसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो काफी स्मॉल रहेगा। 5300 टू 5280 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। सो वहां से दोबारा बाउंस बैक करेगा टू 5500, और यही उसका रेंज बनेगा जब तक 5500 का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है। सो इंतजार कीजिए, या तो रेजिस्टेंस आज के आज ही वो एकदम क्रॉस कर दे, या तो डिप मिले तो ही आप एंटर कीजिए। ठीक है, 6 दिन चढ़ने के बाद डिक्सन टेक में सुस्ती, लेकिन आज हम देखने की वायदा बाजार के अगर आप टॉप लूजर्स को देखेंगी तो उसमें आपको दिखाई देगा L&T टेक का शेयर। भारी गिरावट आज हम देख रहे हैं और लगातार छठा सत्र है जब ये शेयर टूट रहा है, क्योंकि आय में 4% का उछाल, मुनाफे में 5% की बढ़त, लेकिन FY24 का जो गाइडेंस है जो कट किया गया उसके चलते प्रेशर हम देख रहे हैं। L&T टेक, संतोष जी, क्या ये और कमजोर होगा? कोई अगर अभी भी इसमें बैठा हुआ है लेके शेयर ये, तो उसके लिए सपोर्ट के लेवल्स कौन से होंगे आपकी तरफ से? ये अभिषेक, इसमें एक काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आया है, तो कमजोरी और शायद बढ़ सकती है। लग रहा है स्टॉक शायद 4300 रुपीज तक जा सकता है। 4320 4300 की रेंज में जाता है तो वहाँ एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। तो अभी तो और गिरावट लग रही है 100-125 पॉइंट की। देखिए बात हुई, ठीक है, दूसरे कुछ स्टॉक्स भी और लेते हैं। बैंकिंग में इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स आपको दिख भी रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप बैंक में। करूर वैसे जैसे बैंक्स, IDBI बैंक और PNB जैसे बैंक में 1-1.5% की मूव वहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी एक्शन भी है, जहाँ ऑर्डर्स की न्यूज़ है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को नया ऑर्डर कंज्यूमर गुड्स में, वहाँ पर ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स भी, क्योंकि इनमें एक फेस्टिव ट्रिगर भी है फेस्टिविटीज़ का, वो भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से स्टॉक्स चल रहे हैं। लेकिन इन स्पेसेस से अगर कैपिटल गुड स्पेस से कोई कंज्यूमर गुड से कोई स्पेस से कोई अगर यहाँ पर राय ऐड करनी हो, स्टॉक ऐड करना हो, तो क्या हो सकता है आदित्य? आई थिंक ब्लू स्टार का पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, आपने अच्छा ढूंढा। तो ब्लू स्टार को बाय किया जा सकता है 914.95 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 850 का, और इसमें टारगेट रहेगा 970 से लेके 1040। ब्लू स्टार को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। आज शुगर काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छी मूव है। एथनॉल प्राइसेस लेकर रिव्यू की बात भी चल रही है, तो शुगर काउंटर्स को भी ज़रूर रडार पे रखें। और दूसरा जो एक स्पेस काफ़ी कई सारे पॉकेट्स में हालांकि मूव है, एक खास पॉकेट जिसे कल हम सुबह डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी मूव आई, वो पूरा ही रिफाइनरी स्पेस था। डिस्पाइट GRMs गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेन्नई पेट्रो, MRPL और आज भी इनमें मूव है। चेन्नई पेट्रो में आज भी लगभग 1.5% की मूव है सोनी, और MRPL तो अभी थोड़ा आधा % तेज़ है। क्या यहाँ पर मौका ढूंढना चाहिए या फिर मेजर ऑफ द मूव्स कल हो गए हैं? जी, चेन्नई पेट्रो में मेरे ख्याल से अभी भी स्ट्रेंथ बना है। कल का जो उसका कैंडल बना था काफी बुलिश है, और वॉल्यूम्स भी हुए हैं उसमें। सो मेरे ख्याल से आज आपको छोटा सा अगर डिप मिलता है अराउंड 585, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा 578 का। जब तक वो होल्ड करता है मेरे ख्याल से दोबारा ये बाउंस बैक करके 620 की तरफ जाएगा। सो वो लेवल काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, और अच्छा अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपके लिए। आप उसी लेवल पे एंटर कीजिए। मेरे ख्याल से 620 एक तो पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है ये 640 645 की तरफ भी जाएगा। ठीक है, एक दो शेयर और है लिस्ट में। एक तो टाटा एलेक्सी का आपको नोटिस करवाना है, क्योंकि इसके नंबर्स अच्छे थे, और ये बात संतोष जी भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही कॉल दी थी संतोष जी ने। और टाटा एलेक्सी आज अच्छा चल रहा है, और करीब 200 रुपये का मूव है इसके अंदर। परसेंटेज में देखा जाए तो 2% है, लेकिन पैसों में देखेंगे तो अच्छा मूव इसके अंदर आया है। आरती के साथ साथ अभी एक और शेयर भी लिस्ट में आया, स्पीड से ऊपर आ रहा है। एक्चुअली आज ना थोड़े फार्मास्यूटिकल्स का सेलेक्टिव है, और प्योर फार्मा नहीं, वो जो थोड़ा फार्मा डिल्यूटेड वाला है ना, वैसे वाला है। एक आप शेयर दिखाइए जिसका नाम है स्पार्क। ये सन फार्मा की रिसर्च एजेंसीज है, और ये आज 5% ऊपर है स्पार्क। एक बार दिखा सकते हैं, ये सडन स्पाइक के साथ ये भी ऊपर है। सोनी से पता करता हूँ। सोनी, स्पार्क आपने देखा? अगर ये मिस हो गया तो छोड़ देंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पकड़ना ही अपने को शेयर। ये
जी डेफिनेटली अगर मैं स्पार्क में देखूं तो दोनों फार्मा काउंटर्स इनफैक्ट अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं जब भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होता है। सो स्पार्क में मेरे ख्याल से अभी भी और काफी अपमूव पेंडिंग है क्योंकि आज उसका ही पहला शुरुआत है। सो ये ऊपर की तरफ जो है मेरा इसका टारगेट बनता है 260 और पहला टारगेट बनता है 260 और 265 इसी रेंज का टारगेट बनता है, तो आप उसी लेवल के लिए खरीदे जरूर और इसी लेवल पे खरीदे काफी अच्छा है इसी लेवल पे खरीदने के लिए। नीचे का इसका आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो 232 का ही प्लेस कीजिए, वो लेवल होल्ड करना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत लग रहा है, इसी लेवल से बाय करने के लिए। यार इस बीच में आपको इंडाइसिस फिर से नोटिस कराया तो निफ्टी ऑलमोस्ट हरे निशान की तरफ वापस आ रहा है। हमने आपसे बात रखी थी कि हमको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बाजार के अंदर तेज़ गिरावट आएगी और कहीं ऐसा लग भी नहीं रहा कि बाजार एकदम से आपको एकदम से तोड़ फोड़ करके 850 के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा समय ज़रूर दीजिए, 850 के ऊपर ही पोजीशंस लीजिएगा, नहीं तो कई बार दिक्कत होती है। ये आज का मार्केट का मूव है। बैंक निफ्टी दिखाएंगे ना, वो उतनी स्पीड से रिकवरी नहीं करेगा और उसकी बड़ी वजह आपको पता है, थोड़ा एक तो HDFC का वेटेज वाला पॉइंट है और दूसरा बैंकिंग अभी ना थोड़ा लेगार्ड है। बैंक छोटे भाई की तरह प्ले करेगा, जो काम करेगा वो निफ्टी करेगा। तो आपको हमने सुबह बताया था जब 2000 खुला भी नहीं था और आप अपनी स्क्रीन पे वैसे ही कुछ होता हुआ देख पा रहे हैं। IRB इंफ्रा एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर रहा है वीकली चार्ट पर और ये जरा मेरे को संतोष सर से पता करना है और ये होगा पार कि नहीं होगा, एक बार जरा समझ लेते हैं। सर 34 रुपये के आसपास है। आप इसका एक काम कर सकते हैं, 1 साल का चार्ट दिखाइएगा। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को सर पार कर रहा है। एक बार आपकी जरा रिकमेंडेशन चाहिए सर, प्रॉफिट बुक करके बाहर आने का समय है या फिर सौदा प्लस करने का समय है? यस जिम्पी, IRB का चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी में था लेकिन स्प्लिट के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ और नीचे 27-28 के पास अच्छा बेस बनाया और अब तैयार है जो मल्टी मंथ रेजिस्टेंस है करीबन इसको 35 रुपए के आसपास का है। अगर ये 35 रुपए को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है इसमें एक फ्रेश रनअप देखने को मिलेगा। स्टॉक फिर यहाँ से डबल भी हो सकता है अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको शायद 40-42 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, 40-42 रुपए तक की ये चाल तय कर सकता है IRB इंफ्रा का शेयर। आज हम देख रहे हैं कि कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर में गर्मी है और ठीक ठाक तेजी है, मतलब 5-6% के आसपास ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले 2-3 महीने की बात करें, कुछ नेगेटिव खबरों के चलते कॉफी डे फोकस में रहा था, लेकिन फिर से अब अपने 52 हफ्ते के ऊपर सर जो कि 57 रुपए का है उसके तरफ बढ़ चला है। CCD सोनी, इस पर भरोसा करें शेयर पर और क्या इस तेजी को राइड करें? जी डेफिनेटली अभिषेक जी, आई थिंक टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है। MACD भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस देने को आ रहा है, आज शायद हो जाएगा और आप इसको इसी लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 57 पे जाके, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 52 से 57 आप एक राइड कर सकते हैं। 57 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उसमें और भी तेजी आ सकती है अप टू लेवल्स ऑफ 62। सो आप पहले इसी लेवल पे एंटर कीजिए, 57 पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा वहां पे कंसोलिडेट होगा, उसके ऊपर आप 62 में बुक कीजिए। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए तो 49 का ही स्टॉप लॉस लगाए, छोटा स्टॉप लॉस है। कमजोरी है और कमजोरी इस वजह से है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनके मलेशिया यूनिट को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और वहां से प्रोडक्ट अप्रूवल्स में देरी हो सकती है USFDA के इंस्पेक्शन के बाद। बायकॉन 3.5% नीचे, स्लो मूवर, उम्मीदें ज्यादा इससे लोग पाल के रखते हैं लेकिन कभी डिलीवर करता हुआ दिखता नहीं है। बायकॉन कितना गिर सकता है आदित्य यहां से? जस्ट अ सेकेंड। बायोकॉन देखिए बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, बाकी के फार्मा काउंटर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया पर इसमें गिरावट रुक नहीं रही है, तो मैं कहूँगा हाल फिलहाल अभी अवॉइड करें क्योंकि रेंज में चलता है स्टॉक। नीचे की साइड रेंज है 240, ऊपर की साइड रेंज है 280, तो अभी रेंज पे ही आया 240 पे, तो थोड़ा वेट करें। अगर बाउंस बैक आता है यहाँ से तो बाय किया जा सकता है, वरना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो अभी वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। ओके, वेट एंड वॉच करेंगे आप बायोकॉन पे, लेकिन सिप्ला पर इस वक्त क्या मूव होनी चाहिए संतोष? अच्छा बेस बना के स्टॉक चलने की तैयारी में है और लग रहा है कि एक स्टॉक में जो प्रीवियस ये ऑल टाइम हाई छूने वाला था वो रह गया था, मुझे लगता है आप कर सकता है।
इमीडिएटली 1220 पे एक हर्डल है जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। जैसे ही 1220 क्रॉस होगा मुझे लगता है 1270 1280 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके लास्ट क्वार्टर में नतीजे बहुत अच्छे आए थे, मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे आएंगे। वो बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक सेल की न्यूज़ की वजह से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था, बट लग रहा है कि शायद यहाँ से स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। तो कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 1170। 1220 के ऊपर निकलता है तो फर्दर पोजीशन में ऐड कीजिए और ऊपर में फिर 1300 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली राइट। अब अर्निंग्स के बेस पे आपको स्टॉक सिलेक्शन दिख रही है कि सारा फार्मा नहीं चल रहा, पर्टिकुलर सेक्टर्स चल रहे हैं और पर्टिकुलर स्टॉक्स चल रहे हैं, और सिप्ला में ऑफ कोर्स एक कंसोलिडेशन जो डील वाज ऑफ द रडार, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको वहाँ पर एक कंसोलिडेशन और एक अंडर परफॉर्मेंस दिखी थी, लेकिन अब फिर से वापस दिख रहा है। लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में SBI लाइफ अच्छा चला, उसके बाद HDFC लाइफ भी अच्छा चला। ICICI प्रू के हालांकि नंबर्स वीक आए और SBI लाइफ तो चल चुका है, HDFC लाइफ अब चलना शुरू हुआ है और इस वक्त कल से ही आप देखें तो वहाँ पर मूव है, आज आधे % की मूव है। क्या HDFC लाइफ पे आप यहाँ पर बेट करेंगे कुछ? HDFC लाइफ, प्रियंका, करेक्ट? यस, प्रियंका, आप HDFC, जी हाँ, फॉर अ मिनट मुझे लगा आप मुझे भूल ही गए हैं, बट देखिए HDFC लाइफ अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है, बेस बना है इसका 615 के आसपास और अपने जो की एवरेजेस हैं उसके ऊपर भी आज निकल गया है। वॉल्यूम्स में मार्जिनल अपटिक है, सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे आप लेना चाहें तो 665 और 680 के 2 लेवल्स के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, जिसका 20 डे मूविंग एवरेज है 630 के करीब, वहां लेके चले। नहीं कुछ हम आपको भूलेंगे क्यों, इसी बात पे आप ही के साथ दूसरा सवाल लेते हैं। रिलायंस पे भी आप देखें तो पिछले मतलब फॉलो अप बाइंग खुलने के बाद बाइंग आई है, ओपन होने के बाद, और अब आधे % तेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या व्यू बनेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? क्योंकि अगर एक रेजिस्टेंस वॉल को ब्रेक करना है निफ्टी को, तो हैवी वेट्स रिलायंस का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो यू नेवर नो 1850 भी क्रॉस कर जाए हम। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो 3 स्टॉक्स हैं, रिलायंस, इन्फोसिस और HDFC, कल ये तीनों स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया, तब जाके निफ्टी ने 19800 का जो सीलिंग है उसे ब्रेक किया था। अभी भी अगर आप देखें तो रिलायंस एक बेस फॉर्मेशन का अटेम्प्ट कर रहा है 2300 2350 का जो जोन है इसके आसपास। अब मैं इसको अटेम्प्ट इसलिए कहूंगा बिकॉज देयर हैव बीन टाइम्स जहां पे 2450 2400 ये जो 2 की लेवल्स थे, इनको थोड़े दिन होल्ड करके फिर ये ब्रेकडाउन हो गया था। थोड़ा सा वॉचफुल रहें यहाँ पे। मैं अभी भी मेंटेन करता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, 6 से 12 महीने का व्यू है, तो रिलायंस के जो ये डिप्स आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे एक्यूमुलेटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अपनी SIPs को मेंटेन रखें या बढ़ा दें अगर स्टॉक में आप एक्यूमुलेशन कर रहे हो तो। जहां तक ट्रेडिंग की बात है, थोड़ा सा वॉचफुल रहें। हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन, टाइम वाइज कंसोलिडेशन और देखने मिले साइडवेज। आज दूसरा दिन है जब रिलायंस अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर थोड़े दिन और होल्ड करता है तो नियर टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होगा, वरना मेरे हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू रहेगा फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिस डिप जस्ट माइट टर्न आउट टू बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखी जा सकती है। रिलायंस पर ये एक व्यू है और हैवी वेट्स को चलना होगा अगर इंडेक्स को भी और ऊपर के लेवल्स दिखाने हैं तो। लेकिन इस बीच कैश के, FNO के कई सारे काउंटर्स हमने डिस्कस किए। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी अब एक खास सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन लेकर आते हैं। अक्षय भागवत है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अक्षय बताएं, कल तो आपकी कन्विक्शन काफी स्ट्रांग थी, प्लेन वेनिला कॉल ही आपने दी क्योंकि बाजार तेजी में था। आज कैसी कॉल होगी? क्या थोड़ी सी कंसोलिडेशन भी हो सकती है, तो थोड़ी हेड स्ट्रैटेजी होगी, या आज भी एक प्लेन वेनिला कॉल ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज भी कन्विक्शन स्ट्रांग है, प्लेन वेनिला कॉल ही रिकमेंड करूंगा। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स, ऑटोस क्षेत्र से है। करंट मार्केट प्राइस करीबन 662 के आसपास ट्रेड हो रही है। जिस तरह से टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स का सेटअप है, हमारा मानना है कि अक्टूबर एक्सपायरी तक आपको ऊपर में 680 से 690 के लेवल मिल सकते हैं। तो वेनिला बाय कॉल की रणनीति रहेगी, जहां पे आपको 670 की कॉल बाय करनी है। करंट प्रीमियम करीबन 6.5 रुपए है, आपको 6.5 और 5.5 के रेंज में एक्यूमुलेट करनी है ये कॉल। इस पे आप टारगेट बनाइए प्रीमियम पे 12 रुपए, ये आपका पहला टारगेट रहेगा, और एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 15 रुपए का। स्टॉप लॉस ट्रेड में बनाइए 1 रुपए 70 पैसे का। लॉट साइज है 1425। तो एब्सोल्यूट टर्म में अगर मैं प्रॉफिट और रिस्क गिनूं तो प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में है 11,000 का,
और रिस्क है 5,500 का। ठीक है, टाटा मोटर्स आज देख रहे हैं हम लोग कि शेयर चल भी रहा है, 1% ऊपर है। 670 वाली आपको कॉल में ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनानी है और 6.5 से 5.5 इस रेंज पर है ये, उसमें खरीदना है आपको। लक्ष्य 12 से 15 रुपए का, स्टॉप लॉस 1.25 रुपए का आपको लगा के रखना है। अधिकतम फायदा 11,000, अधिकतम नुकसान ठीक उसका आधा 5,500 रुपए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही आकर्षक। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बाजार पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल सपाट, आपको कोई हरकत होती हुई दिखी नहीं। अगर आप हेडलाइंस देखेंगे ना, अगर इंडेक्स को निफ्टी 3 अंक नीचे, सेंसेक्स 55 अंक कमजोर, 0.08% नीचे, निफ्टी बैंक में 140 अंकों कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि जो दो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, HDFC बैंक, ICICI बैंक, जिनका कि वेटेज 50% से भी ज्यादा है, वो कमजोर हैं। ICICI बैंक 0.25% नीचे है, HDFC बैंक भी 0.25% नीचे है। इनकी सुस्ती छट नहीं रही है। सब कुछ हो गया, नतीजे भी आ गए, वो भी डिस्काउंटेड। 1500 से लेकर 1550 वाले जो रेंज है ना, ब्रेक हो ही नहीं पा रही है। सुनिए, आप ये जरा बताइए। देखिए, हम तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं और निवेश को लेकर ना किसी के मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ठीक है, बढ़िया लेवल पर है, चीजें एडजस्ट होने में, मर्जर का इंपैक्ट जो है थोड़ा समय लगेगा, 1-2 तिमाहियों का। लेकिन ट्रेडर क्या करें? अगर कोई साइडलाइन पर बैठ के भी देख रहा है HDFC बैंक को, तो कौन से वो क्रूशियल लेवल होंगे जिसके ऊपर के तरफ या फिर नीचे की तरफ जाने पर ट्रेड के मौके अच्छे बन जाएंगे? जी, HDFC बैंक में मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी मैंने उसी लेवल को मेंशन किया था और अभी तक वो लेवल क्रॉस भी नहीं हुआ है। वो लेवल है 1560। 1560 के ऊपर अगर निकालता है तो ये HDFC बैंक में आपको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सकती है। अप टू 1600 दोबारा आप देख सकते हैं और नीचे की तरफ 1520 का ही एक सपोर्ट है, वो ब्रेक करता है तो दोबारा वो 1500 और 1480 को भी टेस्ट करने के लिए तैयार हो सकता है। सो इतना स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। कॉल राइटर्स उसके पोजीशंस छोड़ नहीं रहे हैं, काफी अग्रेसिव पोजीशंस बिल्ड करते जा रहे हैं। 1540 के में कॉल में आज हमको देखने को मिल रहा है। सो ये ऐसा है नहीं कि HDFC बैंक में इतना कुछ स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, बट वीकनेस यानी कि आप थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन ही देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 1500 से 1550 के रेंज में कंसोलिडेट करेगा काफी समय तक। एक बार वो निकालता है 1560 के ऊपर तो ही आप इसमें एंटर कीजिए, जिनको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना हो। सो इसमें इंतजार कीजिए वो लेवल का क्रॉस होने के लिए एंड तभी उसके ऊपर आप पोजीशन बनाए। वो तब तक के लिए शायद अंडर परफॉर्मर कंटिन्यू कर सकता है और बैंक निफ्टी इसी वजह से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट या तो लैग करते रहेगा जब तक HDFC बैंक की तरफ से उसको वो पार्टिसिपेशन नहीं नजर आती है। सो दोनों पैरेलली चल रहे हैं अभी, सो इसीलिए अवॉइड कीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, अवॉइड लिस्ट में HDFC बैंक जैसे शेयर अभी अवॉइड लिस्ट में ही रखिए। डिफेंस स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो, इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है और उस अग्रीमेंट के दम पर हम देख रहे हैं कि शेयर में 11% के आसपास का जबरदस्त उछाल है। अब ये 13% हो गया, 500 का लेवल भी पार कर गया है। डिफेंस स्टॉक्स में हमने लगातार तेजी देखी है। मतलब आप छोटे मझोले शिपिंग रिलेटेड कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको तेजी दिखी है। और एक्स्ट्रा माइक्रो भी ना उसी का एक पार्ट है, क्योंकि अगर 6 महीने में देखेंगे शेयर करीब करीब डबल हो गया है, अब 500 रुपए के ऊपर चला गया है। संतोष, जरा चार्ट चेक कीजिए इसका और ये बताइए कि 500 वाला शेयर क्या अगले, अगर हम थोड़ा सा 2-3 महीने का समय और दे दें, तो क्या 600-700 वाला शेयर हो जाएगा? ये सभी से कहना मुश्किल है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, इजीली हो सकता है। स्टॉक 200 रुपए से 220 रुपए से हमको 500 रुपए दिख रहा है इसी साल के अंदर और अभी भी, लेकिन अब इस इतनी तेजी के बाद फ्रेश चेस करना मुश्किल है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 480 रुपए के आसपास। स्टॉक में पोटेंशियल अगर 500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो जो अगला टारगेट आ रहा है 555 625 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बट फ्रेश एंट्री के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी तेज़ी आने के बाद अभी आप फिलहाल इसको इतना रिवॉर्डिंग नहीं देखते हैं, लेकिन अर्निंग बेस और जो ट्रिगर्स हैं, इन्फो एज जैसे काउंटर्स, इनके नंबर्स आने थे, वहाँ पर थोड़ी मोमेंटम शुरू हुई थी लेकिन वो भी फ्रिजल आउट हुई है। इन्फो एज पे क्या ट्रेड कोई बनता है सोनी?
कि इसमें आज थोड़ा सा आई थिंक अवॉइड करना चाहिए एंटायरली। अच्छा तो दिख रहा है इन द सेंस, बट ट्रेजर के तौर से कहीं ना कहीं एंटायर सेक्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। सो अगर आपको ये ऑन डिप्स मिलता है अराउंड 4160 तो ये आप इसमें एंटर कीजिए। आज इसमें वो एक लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर वो होल्ड करता है तो अच्छा है, तो अगर नहीं मिलता है तो आप डिप का इंतजार कीजिए। सो 4160 के करीब आप इसको देख सकते हैं खरीदने के लिए। 4100 का एक अच्छा सपोर्ट है, सो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड उसी टाइम पे आपका फेवरेबल बनेगा। और ऊपर की तरफ ये 4250 का आप एक स्टॉप टारगेट लगा सकते हैं। सो अभी के लेवल पे अगर आप एंटर करेंगे तो शायद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ना बन सके और थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसीलिए वेट कीजिए और इसका डिप का इंतजार कीजिए। डिप का इंतजार करने पर ही इसमें एंटर करें। लेकिन क्योंकि ऑटो सेक्टर में कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मूव दिख रही हैं, टाटा मोटर्स हो, मारुति सुजुकी हो, अशोक लेलैंड भी क्या उसमें ऐड किया जा सकता है? आदित्य आप बताएं, क्या अशोक लेलैंड पे एक ट्रेड बनता है? आई थिंक सारे ऑटो काउंटर में काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर लीडिंग स्टॉक देखे तो टाटा मोटर्स ने काफी अच्छी तेजी दिखाई 2 दिन पहले, और टू व्हीलर बास्केट में भी बजाज ऑटो अच्छा कर रहा है। सिमिलरली अशोक लेलैंड भी काफी अच्छे पैटर्न बना रहा है, तो अशोक लेलैंड को बाय किया जा सकता है 178.70 में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 176 का, और टारगेट रहेगा इसमें 182 से 186 का। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आप अशोक लेलैंड पर एक राय दे रहे हैं। कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स भी आज आईटी काउंटर्स में तो अच्छी मूव है, और मिड कैप आईटी क्योंकि टाटा एल्क्सी के अच्छे नंबर्स आए, उसके बाद कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव दिख रही है। क्या कोई मिड कैप आईटी आप ऐड करेंगे कुछ, कोफोर्ज या फिर परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स? परसिस्टेंट में तो मूव नहीं है, कोफोर्ज में अच्छी मूव है। प्रियंका, यहाँ पे सुबह हमने बी सॉफ्ट पे एक कॉल दिया था जहाँ पे हमारा टारगेट 565 के आसपास का था। 560 तक का इसमें एक मूव आया था, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप एक बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। जो हमारा सेकंड टारगेट था यहाँ पे 580 का, वो अभी भी इन प्ले है। तो बिल्कुल आप इन टारगेट्स के लिए बी सॉफ्ट में एक पोजीशन बना सकते हैं। अब जो स्टॉप लॉस है 540 का सुबह हमने डिस्कस किया था, उसको अप करके आप 550 कर दें। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव 550 के स्टॉप लॉस के साथ 580 तक के टारगेट्स के लिए बी सॉफ्ट में आप एक नियर टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बिरला सॉफ्ट का आपने और स्टॉप लॉस भी ऊपर किया है, यानी मूव स्ट्रॉन्ग दिख रही है और एक अच्छे ट्रेंडिंग सेटअप में आपको दिख रहा है। ठीक है।